दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल जिसका नाम है कॉन मैन। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के 11:30 बजे थे जबकि रमाकांत सुनील के ऑफिस में पहुंचा, जो कि हैरानी की बात थी क्योंकि वो दोपहर के बाद सो के उठने का आदी था। रमाकांत मल्होत्रा लोकल यूथ क्लब का मालिक था। सुनील चक्रवर्ती नेशनल डेली ब्लास्ट में चीफ रिपोर्टर था और दोनों जिगरी दोस्त थे। रमाकांत के साथ एक खूबसूरत नौजवान जीन्स स्कीवीधारी लड़की थी जिसके नैन नक्श तीखे थे, रंग गोरा था और बाल मॉडर्न स्टाइल में कटे हुए थे। सुनील ने रमाकांत को देखते ही कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे वल्लों की गुड मॉर्निंग टिका ले, रमाकांत बोला। टिका ली, बैठो। बैठूं कि तशरीफ रखूं? अरे दोनों ही काम कर लो। फिर ता थैंक यू। दोनों आगंतुक अगल बगल 2 विजिटर्स चेयर्स पर बैठ गए। आज जल्दी जाग गए, सुनील बोला। रमाकांत ने कहा, आहो यार, ना सिर्फ जल्दी जाग गया बल्कि सुबह सवेरे यहाँ भी पहुँच गया। रमाकांत, 11:30 बज रहे हैं। मैंने कहा ना सुनील कि सुबह सवेरे यहाँ पहुँच गया। अच्छा ठीक है, कैसे आए? बस तेरे से हाउ डू यू डू क्वाइट वेल थैंक यू करने चला आया। अहो भाग्य मेरे, कॉफ़ी पियोगे? पी लांगे, संतानों की स्वादा नाल। सुनील ने घंटी बजाकर चपरासी मानसिंह को बुलाया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। फिर उसने सवालिया नज़रों से युवती की तरफ देखा। रमाकांत बोला, बिब्बी दा पर्चा प्राप्त कर, बोल भाई। युवती थोड़ी हड़बड़ाई, फिर बोली, मेरा नाम कियारा सोबती है। मैं एक पब्लिकेशन हाउस में एडिटर हूँ, सिग्मा पब्लिशर्स इंडिया, शंकर रोड पर। मुझे इस धंधे के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। पब्लिकेशन हाउस में एडिटर का क्या काम होता है? सुनील ने पूछा। बहुत काम होता है, असल में उसी का ही सारा काम होता है। छपने के लिए जो भी स्क्रिप्ट्स आती हैं उनका असेसमेंट कि वो छापने योग्य हैं कि नहीं एडिटर को ही करना होता है। ओह, तब तो आपका काम काफ़ी जिम्मेदारी का हुआ, और इंटेलिजेंस का भी। क्या सारी जिम्मेदारी आपकी ही होती है? जी नहीं, मेरे जैसी 4 और हैं। ऊपर सीनियर कमिश्निंग एडिटर है और ऊपर चीफ एडिटर है। क्या ये काफ़ी बड़ा पब्लिकेशन है? सुनील ने पूछा। जी हाँ। फिर तो आपकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी होगी। जी हाँ। आप शादीशुदा हैं? नहीं। तो फिर पेरेंट्स के साथ रहती होंगी? जी नहीं, अकेली रहती हूँ, विवेक नगर के एक किराए के फ्लैट में। मेरी फैमिली बीकानेर में है। मैं नौकरी की वजह से यहाँ रहती हूँ, करीब 6 साल से। क्या रमाकांत की वाकिफ़ हैं आप? जी, पहले नहीं थी लेकिन अब हूँ। आज ही मुलाकात हुई है। ओह, कैसे? तभी मानसिंह कॉफ़ी ले आया। कॉफ़ी सर्व करके जब वो चला गया तो रमाकांत बोला, असल में ये सोनल की फ्रेंड है। सोनल सिक्का यूथ क्लब में रिसेप्शनिस्ट थी और सुनील उसे अच्छी तरह से जानता था। असल में ये विवेक नगर में उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहती है जिसमें सोनल रहती है, रमाकांत ने बताया। सुनील तुरंत बोला, ओह, इसीलिए दोनों में वाकफियत है। ओह, कितना सियाना है। मायवा शर्लक होम्स इतना तुरंत फुरत नतीजा नहीं निकाल सकता था जितना तूने निकाला है। शाबाशे। रमाकांत प्लीज। हला हला। बात यह है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है, गंभीर किस्म की, जिसे कि इसने सोनल से डिस्कस किया था और राय मांगी थी कि ये क्या करे। तो सोनल ने इसे तेरा नाम सुझा दिया और तेरे से बात करने को कहा, क्योंकि उस नकाब वाले केस में तू सोनल और उसके छोटे भाई विशाल सिक्का के कितना काम आया था। अरे क्या खाक काम आया था रमाकांत। विशाल को कत्ल होने से तो बचा ही नहीं पाया था मैं, लेकिन फिर भी बहुत काम आया था। आज तक एहसान मानती है सोनल। और फिर एक और बात भी है, ये जो बीबी है ये पुलिस से नाउमीद है। पुलिस इसके किसी काम नहीं आई थी। उल्टा उन्होंने तो ऐसा रवैया अपना लिया जैसे मजलूम के नहीं जालिम के साथ हों। फिर इसे मीडिया का ख्याल आया, तब सोनल ने इसे ब्लासट का नाम सुझाया, जिसकी कि तू वड्डी तोप है, और बाजरिया रमाकांत अंबरसरिया, जिस तक आराम से अप्रोच बनाई जा सकती है। इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर सुबह सवेरे तेरे द्वारे आया हूँ। सुनील युवती की तरफ आकर्षित हुआ। समझा, तो आप ब्लास्ट के साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहती हैं? युवती थोड़ा संकोच के साथ बोली, जी हाँ, लेकिन वो स्टोरी ऐसी नहीं है मोटे तौर पर ब्लास्ट जिससे ना वाकिफ हो। साइबर क्राइम्स टाइप की स्टोरी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन जनरल ब्लास्ट के लिए या आपके लिए उसमें कुछ नया होगा। लेकिन ये भी आप जानते ही होंगे कि इंडिविजुअल स्टोरी जनरल लाइंस पर भी हो तो उसमें नया कुछ होता ही है। बेसिक्स जनरल होते हुए भी हालात केस टू केस अलग होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। जी हाँ, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। आप अपनी आप बीती सुनाइए। जी ठीक है, मैं शुरू से ही शुरू करती हूँ। सबसे पहले
मैं अपने एक मामा का जिक्र करती हूँ। मेरा एक ही मामा था जो छोटी मोटी ज़मींदारी का मालिक था और इसीलिए रुपए पैसे के मामले में उसकी अच्छी हैसियत थी। उनके कोई औलाद नहीं थी, फिर उनकी बीवी भी मर गई। तब अगर उनका कोई करीबी रिश्तेदार बाकी था तो वो मेरी माँ थी। मामा मुझे अपनी बेटी जैसे मानते थे और बहुत प्यार करते थे। जब अचानक हार्ट फेल से उनकी मौत हो गई तो पता चला कि अपनी वसीयत के ज़रिए वो मुझे अपना इकलौता वारिस करार दे गए हैं। इस तरह से विरासत में मुझे कोई 20 लाख की रकम मिली। मैंने वो रकम अपने माँ बाप को देनी चाहिए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और वो बोले कि उसे मैं अपने पास ही रखूं, मेरी शादी में रुपए काम आएंगे। मेरे पिता अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए वो उस रकम के मोहताज कतई नहीं थे। वैसे भी वो संतोषी जीव थे। जब रिटायर हुए थे तो उन्हें पेंशन मिलने लगी थी, जो उनके और मेरी माँ दोनों के लिए काफ़ी थी। इसीलिए उन्होंने वो पैसा लेना स्वीकार नहीं किया। सुनील ने बीच में टोका, लेकिन हर माँ बाप को ये अंदेशा होता है कि नौजवान औलाद कोई बड़ी रकम हैंडल करने के मामले में लापरवाह हो सकती है। जी नहीं, मुझसे उन्हें ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। वो मुझे पूरी तरह से जिम्मेदार औलाद समझते थे। आपने साइबर क्राइम का हवाला दिया था शुरू में, तो इसका मतलब ये है कि आप रुपए पैसे के इस मामले में पूरी तरह से जिम्मेदार औलाद बनकर नहीं दिखा पाई, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई थी? जी सच पूछिए तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे इमोशनल फ्रॉड के भंवरजाल में फंस गई। असल में सोशल नेटवर्क पर मेरी किसी से वाकफियत हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर गहरी दोस्ती हुई और फिर मैंने धोखा खाया। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा था। जरा विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी असल में फेसबुक के ज़रिए मेरे किसी से ताल्लुकात बने, और ताल्लुकात भी ऐसे कि रोज़ व्हाट्सएप के ज़रिए घंटों चैटिंग होती थी। इस हद तक कि शादी तक का इरादा बन गया था हमारा। कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई आप दोनों की? जी वो भी हुई थी, हालांकि वो मुझे फ़ोन करने से मना करता रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहता था कि अमेरिका कॉल करने में बहुत पैसा लगता है, जबकि अमेरिका से इंडिया कॉल करने में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने मोबाइल का जो प्लान ले रखा था उसके तहत कहीं भी एंडलेस कॉल्स की जा सकती थी। फिर भी मैं कभी फ़ोन करती थी तो वो कॉल रिसीव करके हमेशा कहता था, रख दो मैं फ़ोन करता हूँ। ओह आई सी। वैसे था कौन वो, कहाँ रहता था? जी उसका नाम आदित्य खन्ना था। काफ़ी हाईली क्वालिफाइड था एकेडमिक तौर पर। बॉस्टन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, बैंकर था और न्यूयॉर्क में रहता था। एक बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था वहाँ पर वो। कौन से बैंक में? नाम उसने बताया तो था लेकिन मैं भूल गई। लेकिन अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा कि बाद में सामने आया, उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था वो हर बात गलत थी, झूठी थी। तो इस सिनेरियो में बैंक के नाम की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। यू आर राइट, आगे बढ़िए। ही हैड अ गिफ्ट ऑफ गैब। इतना मीठा बोलता था, ऐसी कमाल की पोस्ट डालता था कि बस मन मोह लेता था। इसी वजह से चैट्स के ज़रिए उसने मेरा पूरा विश्वास जीत लिया, इस हद तक कि मैं टोटली फिदा हो गई थी उसके ऊपर। लेकिन मुलाकात की नौबत नहीं आई कभी? सुनील ने पूछा। जी आई ना। वो एक दिन अचानक राजनगर पहुंच गया। ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क? जी हाँ, लेकिन यहाँ पर मुंबई से आया था। क्या मतलब? जी उसने मुझे कहा था कि वो अपने बैंकिंग के किसी काम से मुंबई आया था, जिससे वो जल्दी फारिग हो गया था और इसीलिए उसके मन में मुझसे मुलाकात की इच्छा होने लगी थी। वो कहता था कि जब धरती के दूसरे सिरे से इंडिया आ गया था तो अपने आप को मुझसे मिलने से कैसे रोक सकता था। ओह, लेकिन असल में वो पक्का बम्बई का ही रहने वाला होगा, सुनील ने कहा। क्या वाकई? लड़की ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। अरे क्या पता लगता है मैडम, अब जब ये पता चल गया है कि वो फरेबी था, कॉनमैन था, तो उसका फॉरेन में कहीं क्या काम? अगर मुंबई में ना सही तो कहीं और सही, लेकिन था वो पक्का इंडिया का ही वासी। रमाकांत बोला। मैयवा इंडिया के किसी शहर से चैटिंग करता था और जाहिर करता था कि चैटिंग न्यूयॉर्क से हो रही है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, फॉरेन से कॉल आए तो उस फॉरेन कंट्री का नाम मोबाइल की स्क्रीन पर आता है जिससे कॉल ओरिजिनेट हुई होती है। सुनील ने कहा। वो कोई बड़ी समस्या नहीं है रमाकांत। वो भरम बनाने के लिए हमारे इस कॉनमैन को सिर्फ इतना करना था कि किसी तरीके से अमेरिका का एक सिम कार्ड हासिल कर लेना था, जो कि उसने कर लिया होगा। अच्छा मिस, आपको कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ? अरे शक करने का ख्याल तक नहीं आया मुझे मिस्टर सुनील। लेकिन अमेरिका के तो नंबर भी अलग टाइप के होते हैं। जी असल में इस बात की तरफ मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। हाँ, क्योंकि आपके सिर पर तो इश्क का भूत सवार था, दिलो दिमाग पर आशिकी छाई हुई थी। जी अब मैं क्या कहूँ, ऐसी ही बात थी। रमाकांत फिर से बोला। लेकिन माल को न्यूयॉर्क बात करो तो आवाज़ फ़ौरन नहीं आती, थोड़ा थम के आती है।
बीच में गैप लेके, उससे भी तुम्हें समझ नहीं आया? सुनील तुरंत बोला, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो फ्रॉड मास्टर भी ये बात जानता होगा, इसीलिए जब बोलता होगा तो जानबूझकर रुक के, अटक के, थोड़ा पॉज दे के बोलता होगा। जी हाँ, सही कहा आपने, वो बिल्कुल ऐसे ही बोलता था, लड़की तुरंत बोली। लेकिन पहले मेरा ध्यान इस बात की तरफ नहीं गया था। अब जब आपने कहा तो मैं सोच रही हूँ कि वाकई ऐसा ही था। रमाकांत ने सवाल किया। लेकिन उसने मुंबई ही क्यों बोला? न्यूयॉर्क बोल देता। इस बात से लड़की पे ज्यादा रौब पड़ता। होटल में फॉरेन से आए मेहमान को पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। कई होटल तो ऐसे मेहमान का पासपोर्ट देखते ही नहीं, बल्कि अपने पास ही रख लेते हैं और चेकआउट के टाइम पर ही लौटाते हैं। अरे माल को, इस लड़की को क्या पता लगना था? लग तो सकता था, अगर ये चाहती तो पता लगा सकती, लेकिन उस टाइम इसकी तो बुद्धि फिरी हुई थी। वैसे अगर ये चाहती तो इसे ये भी पता लग सकता था कि उसने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मुंबई दिखाया था और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कोई देसी डॉक्यूमेंट दिखाया था, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड वगैरह। ओह, कहे तो पता निकलवाऊं कि उसने क्या दिखाया था? रमाकांत ने पूछा। वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो बात मुलाकात की हो रही थी। हाँ तो मिस, जब मुलाकात हुई तो क्या हुआ? वो मुलाकात कमाल की थी मिस्टर सुनील, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे ऊपर जैसे नशा सा छा गया था। उसके लौट जाने के बाद तक भी उतरा नहीं। लगा जैसे प्रोवर्बियल सपनों का शहजादा आ गया। क्या वो खाली हाथ आया था? मतलब कोई तोहफे नहीं लाया था? अरे लाया था ना, बहुत सारे तोहफे लाया। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे इतने प्रेजेंट्स दिए कि मुझे संभालने भारी पड़े, और सारे के सारे मेड इन यूएसए। चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, हैंडबैग्स, ड्रेसेस, फुटवेयर्स, खास तौर से हाई हील की सैंडल्स, ऐसी कमाल की कि मैंने तो पहले कभी देखी तक नहीं थी। रमाकांत ने फिर से टोका। अरे सब इन्वेस्टमेंट थी जो उसने अपने खास प्रोजेक्ट पर करी थी। आखिर लड़की को मर्तबान में जो उतारना था। मर्तबान में नहीं रमाकांत, शीशे में उतारना होता है। आहो वही, मुंबई पोर्ट सिटी है, स्मगलर्स पैराडाइज कहलाता है। दुनिया के कौन से कोने की ऐसी कौन सी चीज है, असली या डुप्लीकेट, जो यहाँ के शॉपिंग आर्केड में नहीं मिलती? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। फिर लड़की से बोला, आपके साथ पेश कैसे आया वो? बहुत ही शरीफाना तरीके से, लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन। नो किसिंग, नो हगिंग, नो स्मूचिंग, नो नथिंग। उंगली तक न छुई उसने। 2 दिन वो राजनगर में ठहरा और फिर उसके बाद चला गया। कहाँ गया? सीधे न्यूयॉर्क? नहीं, वो मुंबई गया था। कहता था वहीं से न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट थी, वरना फ्रैंकफर्ट में जर्नी ब्रेक करनी पड़ती थी। उसने मुझे मुंबई न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट का अपना एयर इंडिया का टिकट भी दिखाया था। ओह, लिहाजा हाई फाई कॉन गेम की मुकम्मल तैयारी करके आया था वो। अच्छा, देखने में कैसा था? बिल्कुल फिल्म स्टार्स जैसा, बल्कि उनसे भी ज्यादा हैंडसम। गोरा चिट्टा, लंबा, ऊंचा, फैशनेबल तरीके से कटे हुए बाल, चौड़ा माथा, फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ। फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ? सुनील ने पूछा। जी हाँ, पहले मुझे भी ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन इसके लिए 2 बातें थीं। एक तो फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ उसके ऊपर सूट बहुत करती थी, और दूसरे वो कहता था कि उसकी ठोड़ी पर एक काफ़ी बड़ा काला मस्सा था जो क्लीन शेव्ड होने पर बहुत भद्दा लगता था, और उसकी बॉडी एकदम एथलेटिक थी। फैशन की बड़ी अच्छी सेंस थी उसे, हमेशा सजा धजा रहता था, खुश मिजाज, मधुर भाषी, यांकी एक्सेंट में फर फर अंग्रेजी बोलता था। और उसकी शक्ल सूरत देखकर ही तो मैं अपने होश हवास और भी बुरी तरह खो बैठी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी उसका स्टॉक इन ट्रेड था, उसका हथियार था। अच्छा, आप दोनों के बीच बातें क्या क्या हुई? बहुत सारी बातें हुई, यूं कहिए बातें ही बातें हुई। बहुत ही मीठी और लच्छेदार बातें करता था वो, यानी ये भी उसका स्टॉक इन ट्रेड था। अच्छा, ये मुलाकात हुई कब थी? जी 6 महीने पहले। इतना पहले? और अब जाकर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो? जी हाँ, यही समझ लीजिए। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन वो किस्सा बाद में सुनूंगा। पहले 2 दिन की मुलाकात की अगर कोई खास बात है तो वो बताओ। जी हाँ, खास बात तो है। उसने मुझसे कहा था कि वो 8 साल में अमेरिका से था। 8 साल से? तो उसकी उम्र कितनी होगी? जी मैंने उम्र पूछी नहीं थी, लेकिन देखने में कुछ 32-34 का लगता था। शादी नहीं की थी इतनी उम्र तक उसने? जी, उसने मुझे बताया था कि उसने शादी की थी 5 साल पहले एक अमेरिकन लड़की से, लेकिन वो शादी 6 महीने भी नहीं चली थी और दोनों का तलाक हो गया था। प्रॉपर्टी सेटलमेंट में अमेरिकन बीवी ने उसे कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये बात उसने खुद आपसे बोली थी कि वो कंगाल हो गया था? जी हाँ, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि तब के बाद से उसने बहुत सारा पैसा फिर से कमा लिया था, और उसने अमेरिकन सिविल कोर्ट का जारी किया डिवोर्स सर्टिफिकेट भी दिखाया था मुझे, और इसी वजह से
वो कहता था कि अब वो किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है। कहता था कि अमेरिका से उसका दिल पूरी तरह से उचाट हो चुका है। जिस मिशन को लेकर वो वहाँ गया था वो तो पूरा हो चुका है, क्योंकि वो ढेर सारा पैसा कमा चुका है और अब वहाँ रखा ही क्या है। और इसीलिए पहला मौका मिलते ही वो हमेशा के लिए इंडिया लौट आना चाहता है। उसने ये भी कहा कि अब तो वापस लौट आने का बड़ा इंसेंटिव भी उसके सामने है, यानी कि मैं। ओह, उसने प्रपोज किया था आपको? जी, सीधे सीधे शब्दों में तो नहीं किया, लेकिन शादी करने की, फैमिली रेज करने की इच्छा बराबर जाहिर की थी। अगर उसने सीधे सीधे कहा होता तो मैं तो तुरंत ही शादी करने को तैयार हो जाती। इसीलिए तो कहा नहीं उसने, सुनील ने कहा। जी एग्जैक्टली, लेकिन तब मुझे ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इसीलिए उसने कहा नहीं, लेकिन अपने इरादे के खुले हिंट जरूर ड्रॉप किए। बोला जिंदगी में जो कुछ पाना चाहता था वो उसने पा लिया था और अब एक ही चीज़ बाकी थी जो अब उसे मिल गई थी। और उसकी इन बातों से मैंने यही नतीजा निकाला कि वो जल्दी ही शादी के लिए मुझे प्रपोज करेगा। और फिर जल्दी ही वो वक्त आ भी गया। जब हमारे बीच चैटिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया तो कुछ अरसे बाद उसने कहा कि वो अपना सर्वस्व उसके हवाले करना चाहता था, जो अब उसकी सर्वस्व बन गई थी, यानी कि तुम। जी हाँ। ओह, बड़ी लच्छेदार बात कही उसने, काफ़ी लपेट लपाट कर। जी, ऐसी बातों का तो वो उस्ताद था। लेकिन सर्वस्व तुम्हारे हवाले क्यों करना चाहता था? उसका अपना कोई और नहीं था? जी, वो यही कहता था कि कोई नहीं था। उसके माँ बाप एक रेलवे एक्सीडेंट में मर गए थे। एक बड़ी बहन थी जो शादीशुदा बाल बच्चेदार थी और न्यूजीलैंड में परमानेंट तौर पर रहती थी। उससे उसका कोई भी संपर्क बाकी नहीं बचा था और इसीलिए वो अपना सर्वस्व होने वाली शरीके हयात के हवाले करना चाहता था। जी हाँ। तो फिर कर दिया उसने सर्वस्व आपके हवाले? जी हाँ, बिल्कुल। कमाल है। क्या किया उसने? कैसे किया? उसने मुझे खबर करके ड्यूटी पेड एयर कंसाइनमेंट मेरे नाम भेजा, जिसमें उसकी 8 साल की पूरी कमाई, सारे एसेट्स, जेवरात, सारे सिक्योरिटीज़, डॉलर्स में नकद रकम, सोने के बिस्किट वगैरह बंद थे। इस सारे सामान की एक अलग लिस्ट मुझे मेल से मिली थी जो कस्टम से एंडोर्स्ड थी और ये कंफर्म करती थी कि उन वैल्यूएबल्स पर अमेरिका में ड्यूटी पे करी जा चुकी थी। अरे कमाल है, सुनील ने हैरानी से कहा। जी नहीं, कोई कमाल नहीं है सर। ये उस बाजीगर की बाजीगरी थी जिसे मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त मेरी अक्ल पर आशिकी का पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन बाजीगरी कैसे मिस? जब ड्यूटी पेड कंसाइनमेंट था, तुम्हारे नाम था और तुम्हारे पास उससे ताल्लुक़ रखते सारे पेपर्स थे, तो सीधे एयरपोर्ट पहुंचती, कस्टम पर जाती और कंसाइनमेंट को छुड़ा लेती। जी, मैं ऐसा ज़रूर करती, लेकिन करने की नौबत ही नहीं आई। उससे पहले कस्टम से एक फ़ोन आया। किसी ने मुझे बताया कि उस कंसाइनमेंट पर सेंडर ने जो कस्टम ड्यूटी भरी थी वो पूरी नहीं थी, शॉर्ट थी, और 13.5 लाख रुपए के करीब ड्यूटी और बनती थी। और कंसाइनमेंट को रिलीज़ कराने के लिए उस रकम को एडवांस में जमा कराना ज़रूरी था। जब इस बारे में मैंने आदित्य से संपर्क किया तो वो बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता था और वो पता लगाएगा कि क्या चक्कर है। फिर अगले दिन व्हाट्सएप पर जब मेरी उससे बात हुई तो वो बोला कि उसने पता लगा लिया है, ड्यूटी वाकई कम जमा कराई गई थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ड्यूटी के कैलकुलेशंस में जो गड़बड़ हुई थी वो खुद कस्टम की तरफ से हुई थी। उसने तो जो रकम कस्टम वालों ने उसे बताई थी वो पूरी रकम बतौर ड्यूटी जमा करा दी थी। अब कस्टम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था और इसीलिए अब अतिरिक्त ड्यूटी जमा करा देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो फिर उसने वो रकम जमा कराई? जी नहीं, वो बोला कि उसके पास तो जो भी कुछ था वो सारा उसने मुझे भेज दिया था। अब उसके पास तो इंडिया के एयर टिकट और न्यूयॉर्क में अपने आने वाले 4-5 दिनों के रोज़ के खर्चे के अलावा और कुछ भी नहीं था। और उसने कहा कि अब उस समस्या का एक ही हल था कि उस अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी का इंतज़ाम मैं करूं। उसने कहा कि मुझे बस एक छोटी रकम का इंतज़ाम करना था, जिसके बाद उसका भेजा करोड़ों का माल मेरे पास होगा। रमाकांत बोला, लेकिन एक वर्किंग गर्ल के लिए 13.5 लाख रुपयों की रकम को छोटा तो नहीं कहा जा सकता। और उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इतनी रकम तुम्हारे पास हो सकती थी? वो असल में शायद उसे मेरे पैसों के बारे में खबर थी। 2 दिन की जब हमारी मुलाकात हुई थी तो शायद उन पैसों के बारे में मेरे ही मुंह से कुछ निकल गया था। ओह, तो इसका मतलब उसे पता था कि इस रकम का इंतज़ाम तुम कर सकती थी? सुनील ने पूछा। उसने साफ साफ तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वो जिस तरह से मुझसे इसरार कर रहा था उस बात से तो यही जाहिर होता था कि उसे उन रुपयों के बारे में पता है। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? एयरपोर्ट पर जाकर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी जमा कराई? अपने पल्ले से 13.5 लाख रुपए कस्टम को दिए?
नहीं नहीं, कस्टम को नहीं, उसको दिए। क्या? कैसे? असल में उसने मुझे एक अकाउंट नंबर बताया और उसके कहने के मुताबिक उस अकाउंट में मैंने वो रकम ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि उसने कहा था कि जो एक्स्ट्रा ड्यूटी थी उसे कंसाइनमेंट भेजने वाला ही जमा करा सकता था। ओह, फिर क्या हुआ? फिर 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर कस्टम से दोबारा फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि 13.5 लाख जो अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी की रकम थी वो तो जमा हो चुके थे, लेकिन टोटल एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी अभी भी कम थी, क्योंकि अतिरिक्त ड्यूटी जमा कराने के प्रोसेस के दौरान कुछ आइटमों का ड्यूटी रेट रिवाइज हो गया था, यानी कि बढ़ गया था, और इसलिए अभी 5.5 लाख रुपए और जमा कराए जाने बाकी थे। और तुमने वो भी उस जमूरे के नाम ट्रांसफ़र कर दिए? जब 13.5 लाख पर ही मैंने हुज्जत नहीं की तो 5 लाख पर तो क्या ही करती। ब्राइट आइज, जो बीती उससे तो साफ इशारा मिलता है कि उस आदमी को तुम्हारे बैंक अकाउंट की पूरी पूरी खबर थी। खैर, उसके बाद क्या हुआ? दूसरी रकम ट्रांसफ़र करने के बाद पहली बार की तरह मेरे पास कस्टम से कोई फ़ोन नहीं आया। जिस नंबर से फ़ोन आता था मैंने उस पर कॉल लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। जवाब की जगह स्टैंडर्ड घोषणा, ये नंबर मौजूद नहीं है, सुनाई दी। मैंने व्हाट्सएप पर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कांटेक्ट भी नहीं हुआ। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो अनाउंसमेंट सुनाई दी, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मैं एयरपोर्ट गई और कस्टम पर जाकर कंसाइनमेंट के बारे में मैंने पता किया तो जवाब मिला कि ऐसा कोई अमेरिकन कंसाइनमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने वहाँ मेल से मिली हुई कंसाइनमेंट की डिटेल्स वाली कॉपी उन लोगों को दिखाई तो जवाब मिला कि कस्टम विभाग द्वारा ऐसी कोई चीज़ कभी जारी ही नहीं की गई थी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सूझबूझ और चतुराई के साथ एक बड़ी इंट्रिकेट स्कीम पर अमल करके बाकायदा तुम्हें 19 लाख रुपए की थूक लगाई गई, पूरी कामयाबी के साथ, है ना? जी हाँ, वो तो जाहिर है मिस्टर सुनील, लेकिन अभी और भी सुनिए। चैटिंग के दौर के दौरान उसने मुझे अपनी कुछ तस्वीरें भेजी थी जिनसे ये जाहिर होता था कि वो न्यूयॉर्क की अलग अलग जगहों पर खींची गई थी, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वगैरह जैसी जगहें बैकग्राउंड में दिखाई देती थी। अरे तो उसमें क्या बड़ी बात है? कंप्यूटर के जरिए ऐसी नकली तस्वीरें कोई भी तैयार कर सकता है। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। जब वो राजनगर आया था और मुझसे मिला था तब अपने आईफोन पर उसने अपनी और मेरी कई सेल्फीज खींची थी और मुझे फॉरवर्ड की थी। जब ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ तो वो सारी तस्वीरें और साथ में हमारी चैटिंग का सारा रिकॉर्ड मेरे फ़ोन से गायब हो गया। पता नहीं कैसे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। इत्तेफाक से उसकी एक तस्वीर, सिर्फ एक, जो कि क्लोजअप था, उसका मैंने अपने ऑफिस प्रिंटर के जरिए प्रिंट आउट निकाल लिया था, तो बस वो एक बच गया। वरना उससे ताल्लुक़ रखती जो भी चीज़ मेरे पास थी वो सब की सब इरेज हो चुकी हैं। कैसे हुई वो मुझे पता नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि उससे ताल्लुक़ रखती कोई भी चीज़ अब मेरे पास बाकी नहीं है। वो तस्वीर कहाँ है, ज़रा दिखाओ मुझे। कियारा ने अपने हैंडबैग से निकालकर आम कागज़ पर छपी 5 बाई 7 इंच की एक तस्वीर सामने रख दी। सुनील ने गौर से उस सूरत का मुआयना किया तो उसे कबूल करना पड़ा कि उस आदमी की फिल्म स्टार्स जैसी पर्सनालिटी को बयान करने में युवती ने ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं की थी। उसके चेहरे पर बड़ी ही नफासत से तराशी गई फ्रेंच कट दाढ़ी मूंछ थी जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। मैं इसका एक प्रिंट निकाल लूं? सुनील ने पूछा। आप इसी को रख लीजिए, मुझे अब क्या इसे सिर में मारना है। नहीं, प्रिंट ही ठीक रहेगा। इस तस्वीर की आइंदा आपको कभी कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। सुनील ने अपने प्रिंटर पर उसकी 3 कॉपियाँ निकाली, एक दराज में रखी, एक को मोड़कर अपने बटुए में रखा और तीसरी रमाकांत को दे दी। फिर उससे बोला, इसकी शक्ल पर से कंप्यूटर के जरिए दाढ़ी मूंछ हटाकर इसका प्रिंट बनवाना है। रमाकांत ने हाँ में सिर हिलाया और कागज़ को तह करके अपने कोट की जेब में रख लिया। फिर वो लड़की से बोला, सोनियो, एक बात तो मेरी भी लिख लो। जिस किसी ने भी ये फ्रॉड तुम्हारे साथ किया है उसे फर्स्ट हैंड नॉलेज थी कि तुम्हारे पल्ले कम से कम 20 लाख रुपए थे। अब ये मत कहना कि उससे हुई मुलाकात के दौरान ये बात तुम्हारे मुंह से निकल गई थी। ये बात हकीकतन उसे पहले से ऐन शुरू से मालूम थी, क्योंकि जब उसे ये बात पता चली उसके बाद ही उसने फ्रॉड का वो सारा जाल बुना था। कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। फिर सुनील ने कहा, एंजल फेस, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो कहानी 6 महीने पहले अपने ट्रेजिक अंजाम को पहुंच चुकी उसे अब दोहराने क्यों आई हो तुम? क्योंकि अब कुछ नया हो गया है। कब? कल शाम को। क्या हुआ है? मैंने उसे देखा,
किसे देखा? आदित्य खन्ना को। अरे, कहाँ देखा तुमने उसे? होटल स्टारलाइट में, वो जो कूपर रोड पर बना है, नया होटल 15 मंजिल वाला। जी हाँ, वही। वो तो कोई अच्छी रेपुटेशन वाला होटल नहीं है। रमाकांत जल्दी से बोला। अब है। खराब रेपुटेशन की वजह से ही इस हद तक बदनाम हो गया था कि मालिकों को उसे बेच देना पड़ा था। अब वो एक होटलों की चेन के कब्जे में है, जिसने टेक ओवर करते ही सारा पुराना स्टाफ डिसमिस कर दिया था, नया वेल ट्रेन्ड स्टाफ भर्ती किया था, लॉबी को भी रेनोवेट कराया था। अब उस होटल का नाम स्टारलाइट रेजिडेंसी है और अब वो 5 स्टार होटलों के दर्जे में आता है। आई सी। तो तुम्हारे कहने के हिसाब से मिस कियारा, वो जमूरा आदित्य खन्ना तुम्हें इस स्टारलाइट रेजिडेंसी में दिखाई दिया? जी हाँ। सारी बात जरा विस्तार से बताओ, और ये भी बताओ कि कल शाम तुम वहाँ क्या कर रही थी? हमारा एक लेखक जो मुंबई से था वहाँ पर रुका हुआ था। उसका एक नॉवल हमारे यहाँ पब्लिशिंग के लिए आया हुआ था। उसके कॉन्ट्रैक्ट पर लेखक को कुछ एतराज़ थे। वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए ही मेरी कल शाम 7 बजे उससे एक मीटिंग थी जो 1 घंटा चली थी। उससे रुखसत पाकर मैं बाहर निकली तो आदित्य खन्ना मुझे रिसेप्शन पर खड़ा दिखाई दिया। मैंने उसे पीठ के पीछे से ही पहचान लिया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंची और मैंने उससे जब बात की तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरे आर पार देख रहा हो। उसने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ मुंडवा रखी थी मिस्टर सुनील, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ साफ पहचान लिया था कि वो वही था, जबकि वो हर घड़ी मुझे ऐसे देखता रहा जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। उसने बड़ी ही दृढ़ता से मुझसे कहा कि वो मुझे नहीं जानता था, और ये भी कि वो आदित्य खन्ना था ही नहीं, उसका नाम तो अंशुल खुराना था, और अगर मैं चाहूँ तो रिसेप्शन से इस बात को कंफर्म भी कर सकती थी। मायवन नटवर लाल था, नया नाम रख लिया होगा, रमाकांत ने कहा। यानी अंशुल खुराना उसका नकली नाम है? अरे अंशुल खुराना को छोड़ो, आदित्य खन्ना के भी असली होने की क्या गारंटी है? अगर वो प्रोफेशनल कॉनमैन था तो क्या बड़ी बात है कि हर नई वारदात नए नाम से करता हो। लेकिन एक मिनट, वो बड़े होटल में ठहरा हुआ था तो वहां पर तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पेश करना पड़ता है, रमाकांत ने तुरंत कहा। हाँ तो क्या हुआ? ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड मैया में आम डुप्लीकेट बनते हैं। जब पासपोर्ट तक नकली बन जाता है तो इन कार्डों की क्या औकात है? उसने इसे नकली डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी तो दिखाया था, अमेरिकन कोर्ट का। चलो नाम कोई भी हो, तो ब्राइट आइज, तुम्हारा कहना है कि ये बंदा वही था जिसने 6 महीने पहले 2 दिन तक तुम्हारी दिन रात की सोहबत की थी? जी हाँ, मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि वो वही था। अच्छा, तुम्हारे पास उसकी तस्वीर भी तो थी, तो वो तस्वीर उसे दिखा देती। मैंने दिखाई थी, लेकिन साफ मुकर गया कि वो उसकी तस्वीर है। बोला वो तस्वीर तो किसी दाढ़ी मूछ वाले की है, जबकि मैं तो क्लीन शेव्ड हूँ। और साथ में ये भी बोला कि ज़रूर उसकी शक्ल किसी से मिलती होगी जिसकी वजह से मुझे धोखा हो रहा है। और ऐसे किसी की शक्लें आपस में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि में कहीं ना कहीं हर किसी का कोई हम शक्ल बनाया हुआ है। वाह, क्या कहने! उसकी ठोड़ी पर काला मस्सा था क्या? जी नहीं, मस्सा नहीं था। ओह, यानी मस्से के बारे में भी उसने सरासर झूठ बोला तुमसे? जी हाँ। सुनील कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, इसका मतलब है कि जैसे 6 महीने पहले वो यहाँ इसे कल्टीवेट करने के लिए आया था, वैसे ही अब इसके जैसी किसी और लड़के की फिराक में यहाँ फिर से मौजूद है, रमाकांत ने कहा। लेकिन उसने ये ना सोचा कि अपने पिछले शिकार कियारा से यहाँ उसका आमना सामना हो गया तो? अरे रमाकांत, राजनगर 1 करोड़ की आबादी वाला शहर है, कितने चांसेस होते ऐसी मुलाकात होने के? लेकिन फिर भी हो गई ना मुलाकात, कियारा ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए मैं क्या करूं? सुनील उसकी तरफ मुड़ा और बोला, देखो सनशाइन, तुम्हें इस आदमी से फेस टू फेस मिलना चाहिए था जब वो तुम्हें दिखाई दिया, और 2 टूक उसे चैलेंज करना चाहिए था कि वो कोई अंशुल खुराना नहीं है जैसा कि वो कहता है। वो तो आदित्य खन्ना है जिसने तुम्हें 19 लाख का चूना लगाया था, और उसके इनकार करने पर उसे गिरफ्तार कराने की धमकी देनी चाहिए थी। फिर देखते कि वो क्या कहता। युवती खामोश रही। रमाकांत ने कहा, ये ऐसा अब भी कर सकती है? युवती बोली, लेकिन कैसे? कल तो वो मुझे इत्तेफाक से रिसेप्शन पर नजर आ गया, अब दोबारा वैसा इत्तेफाक थोड़े ही होगा। वो इतना बड़ा 15 मंजिल का होटल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ मिलेगा वहाँ? अरे होटल में उसके रूम नंबर का पता तो हम निकाल देंगे, सुनील तुरंत बोला। रमाकांत ने कहा, आहो, बड्डा जर्नलिस्ट है, बुरे के घर का पता निकालने में तो महारत हासिल है इसे। रमाकांत, मैंने हम कहा है, हम। ओए माँ सदके, ब्लासट में 150 बंदे मुलाजिम हैं, हम नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा?
लेकिन इस हम में 2 ही जने शरीक हैं, एक मैं और एक बड्डे भापा जी। और एक खोतिया, तेरा इशारा कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? और किसकी माँ ने 1.25 सेर सौंठ खाई है जो बड्डा भापा जी होगा? ये बात? हाँ ये बात। ठीक है फिर, तेरी खातिर सब कुछ। मैं दिखाता हूँ अब बुरे के ठेके तक पहुँच के। फिर सुनील ने लड़की से कहा, मेरा अभी भी यही सवाल है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ठगी हुई थी और तुम्हें यकीनी तौर से पता था कि ठग इस शहर में मौजूद है, तो तुम्हें कुछ तो करना चाहिए था। हाँ वो कुछ तो मैंने किया था ना। क्या किया था? मैं एनसीडब्ल्यू के लोकल ऑफिस गई थी, यानी नेशनल कमीशन फॉर विमेन। मुगल बाग में उनका ऑफिस है। अपनी कहानी सुनाने की नीयत से मैं वहाँ गई थी। तो किसी ने सुनी तुम्हारी कहानी? जी नहीं, लेकिन ऑफिस की लोकल चेयरपर्सन से मेरी मुलाकात हुई। वो कोई 50 साल की एक मैडम थी जो शायद बस खाना पूरी के लिए वहाँ बिठाई हुई थी। अपने ऑफिस में मुझसे पहले मेरी ही जैसी किसी लड़की से बात कर रही थी। फिर भी मुझे इंतजार करने को बोलने की जगह भीतर बुला लिया। वो लड़की कोई बलात्कार पीड़िता थी और मेरी मौजूदगी में उस औरत ने उस लड़की को जो राय दी वो सुनने लायक है मिस्टर सुनील। उसने कहा, जब कोर्ट में जाओ तो ऐसे सज धज के पर्सनालिटी बना के मत जाना जैसे यहाँ पर चली आई हो। एकदम दीनहीन बन के जाना। फैशनेबल कपड़े पहनने की जगह लुटी पिटी बेचारियों वाले कपड़े पहन के जाना। तभी जज को तुम्हारे साथ हमदर्दी होगी और उसे लगेगा कि वाकई तुम्हारा रेप हुआ था। अब बताइए मिस्टर सुनील, इस बकवास का क्या मतलब हुआ? क्या रेप बेचारियों के साथ ही होता है, पढ़ी लिखी हैसियत वालियों के साथ नहीं होता? और क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महिला आयोग, जिसका काम महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना है, खुद हमें अबला मजलूम करार देने पर तुला है? हाँ शायद मतलब तो यही हुआ, लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ वहाँ? सुनील ने कहा। उस युवती से फारिग होकर, उसे वहाँ से भेजकर जब वो मैडम मुझसे बात करने लगी तो सबसे पहले तो उसे इसी बात का अफसोस हुआ कि मेरा केस रेप केस नहीं था। उसकी शक्ल पर मायूसी और नाउम्मीदी साफ साफ दिखाई दे रही थी मुझे। फिर वो बोली कि मेरा केस महिला आयोग के एक्शन की प्रीव्यू में नहीं आता, मुझे थाने जाना चाहिए। देखो कियारा, थाने ना सही, लेकिन पुलिस के पास तो तुम्हें जाना ही चाहिए था। ऐसी कॉनमैनशिप जैसी का तुम शिकार हुई हो, ऐसे फ्रॉड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ इतने बढ़ते जा रहे हैं कि पुलिस के टॉप ब्रास ने खास तौर से साइबर क्राइम्स सेल की स्थापना की है, जो ऐसे ही क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। करता होगा मिस्टर सुनील, लेकिन हैं तो वो भी पुलिस वाले ही ना, और मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं, चाहे वो साइबर क्राइम्स वाली हो चाहे थाने वाली हो। लेकिन ऐसा क्यों है? तुम्हें पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक ऐसे केस को बहुत ही नज़दीकी से देखा है जिसमें एक बेचारी भोली भाली लड़की को एक बाहुबली के बेटे ने किस तरह से अपना शिकार बनाया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और पुलिस ने कदम कदम पर उल्टा दोषियों का ही साथ दिया। पुलिस की मिली भगत के कारण ही वो लड़की आज एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जो मौत से भी बदतर है, और इसीलिए मैं पुलिस के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती मिस्टर सुनील, और इसीलिए बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई थी। आप बस इतना बता दीजिए कि आप मेरी कुछ मदद करेंगे या नहीं। अरे भाई, मैंने ये कब कहा कि मैं मदद नहीं करूँगा? मदद तो मैं पूरी करूँगा, लेकिन साथ ही मेरी नेक राय अभी भी तुमको यही है कि तुम्हें साइबर क्राइम सेल में अपनी कंप्लेंट ज़रूर डाल देनी चाहिए। बाकी जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही। गुड, ये कागज़ कलम लो, इस पर अपने ऑफिस और घर का पता और फ़ोन नंबर लिखकर मुझे दे दो, फिर मैं देखता हूँ कि क्या कैसे किया जा सकता है। लड़की ने उससे बेहतर काम किया। उसने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला और सुनील को थमा दिया, जिस पर सारी डिटेल्स दर्ज थीं। अगला भाग। अर्ज किया है, पका दे अपनी बोटी को अगर कुछ शोरबा चाहे, पका दे अपनी बोटी को अगर कुछ शोरबा चाहे, कि खाना बर्फ में लगकर नहीं तैयार होता है। इस वक्त रात के 10 बजने को थे। यूथ क्लब के मेन हॉल में बार के दूसरे सिरे पर दीवार के साथ एक टेबल थी जो हमेशा रमाकांत के लिए रिजर्व रहती थी। इस पल वो अपने कुछ जाने अनजाने क्लब मेट्स के साथ वहाँ मौजूद था, जिनमें सुनील भी था। रमाकांत के निर्देश पर जौहरी ने मालूम कर लिया था कि होटल स्टारलाइट रीजेंसी में अंशुल खुराना कौन से कमरे में था। वो नंबर तुरंत ही आगे कियारा सोबती को भेज दिया गया था, लेकिन अपनी नौकरी की किन्हीं मसरूफियात की वजह से रात 9 बजे से पहले वो कूपर रोड नहीं जा सकी थी, जहाँ पर कि वो होटल था। अंशुल खुराना से मिलने के अपने अभियान पर वो 9 बजे यूथ क्लब से निकली थी और उसे निर्देश था कि लौटकर वहीं पर वापस आए ताकि सुनील को पता चल सके कि उनकी मुलाकात के दौरान क्या हुआ था।
और इसीलिए इस वक्त सुनील कियारा के लौटने का इंतजार कर रहा था। रमाकांत बड़े ही जोश से फिर से बोला, कपड़े कपड़े का है नसीब जुदा, कोई जम्फर कोई सलवार हुआ, वाह 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 वाह, उड़ा दे नींद आंखों की कहानी उसको कहते हैं, जलाकर खाक कर डाले जनानी उसको कहते हैं। तभी भीड़ में से कोई बोला, अरे मल्होत्रा साहब, जनानी नहीं जवानी, जवानी उसको कहते हैं। तुम्हारे जिंदगी के तजुर्बे कमजोर हैं मोतियां वालियों। इस महकमे में जवानी जनानी के आगे कहीं नहीं ठहरती। जनानी फूंकने पे आए तो ऐसा फूंकती है कि राख भी नहीं बचती, समझे? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी, आप शेर कह रहे थे, अगर वो शेर था तो। अरे शेर नहीं, बब्बर शेर था वो। लेकिन वो तो मैं अब कह रहा था, उससे पहले मैं क्या कह रहा था? एक दूसरा श्रोता बोला, उससे पहले आप किसी बाजार का, किसी मुलाकात का कोई जिक्र कर रहे थे। हाँ, याद आ गया। हाँ, तो मैं बेबीलोन के बाजार का जिक्र कर रहा था, जहाँ पे एक मर्तबा मेरी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई थी। सब हैरानी से रमाकांत का मुंह देखने लगे। एक आदमी बोला, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि महात्मा बुद्ध कभी मेसोपोटामिया गए थे। लो, और सुनो, ओए, जब सारी दुनिया में गए थे तो वहां क्यों नहीं गए थे बे? लेकिन बेबीलोन के बाजार में महात्मा बुद्ध से मुलाकात, जरूर आप कोई सपना बयान कर रहे हैं। ओए नहीं वीर मेरे, सपने अव्वल तो मुझे आते नहीं, आते हैं तो याद नहीं रहते। मैं सपना नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप महात्मा बुद्ध से मिले थे? आहो। इसी जन्म में, इसी उम्र में? आहो। क्या उम्र होगी आपकी? तुम बताओ, गैस करो। 40 के करीब? अरे गलत, मेरी उम्र है 1008। 1008 साल। श्रोता असमंजस में एक पल खामोश रहा, फिर सुनील की तरफ घूमकर बोला, क्या ये ठीक कह रहे हैं? सुनील कंधे उचकाकर बोला, पता नहीं, मैं तो इनको बस 150 साल से ही जानता हूँ। श्रोता भौचक्का सा कभी सुनील का तो कभी रमाकांत का मुंह देखने लगा, फिर खुद को चिकोटी काटने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? सुनील बोला। वो असहाय भाव से बोला, लगता है मुझे नशा हो गया है। कन्फर्म कर रहा हूँ कि मैं होश में हूँ और जो सुन रहा हूँ वो वाकई सुन रहा हूँ। सुनील जोर से हंस पड़ा। रमाकांत अपने खाली ग्लास का पेंदा मेज पर ठकठकाते हुए बोला, ओ वेटर किधर गया? जी सर। पास में खड़ा वेटर तत्पर स्वर में बोला, ओए पैग तेरा प्यो ले आएगा? जी सर, अभी लाया। दौड़ के बार पे जा और दौड़ के आ, जैसे तेरी बीवी को बच्चा होने वाला हो और तू दाई को बुलाने गया हो। गोली की रफ्तार से वेटर रमाकांत के लिए नया जाम ले आया। शाबाशे भाई, बल्ले बल्ले, क्या चीज बनाई है विलायत वालों ने। मैं तो जब भी कभी विलियम शेक्सपियर के साथ चीयर्स बोलता था तो जानते हो वो क्या कहता था? कोई कुछ नहीं बोला। रमाकांत झल्लाया, अरे नामाकूलो, पूछो तो सही अपना शेख पीरू क्या कहता था? शेक्सपियर, किसी ने उसकी गलती सुधारते हुए कहा। अरे वही बोला मैं, पूछो तो सही कि क्या कहता था? क्या कहता था? टू पी और नॉट टू पी, दैट इज द क्वेश्चन। वाह क्या कहने। और जब कभी जिंदगी से बेजार होता था तो पता है क्या कहता था? टू जी और नॉट टू जी, दैट इज द क्वेश्चन। वो ये बात आपको कहता था? ओए, जब चीयर्स मेरे को बोल रहा होता था तो क्या ये बात बोतल को कहता, जाम को कहता, फर्नीचर को कहता? रमाकांत ने अपने जाम में से एक घूंट और भरा और फिर पूरी गंभीरता से बोला, और पता है, जहांगीर के दरबार में जब मैंने तंबाकू और आलू का पौधा गिफ्ट के रूप में पेश किया था, तब कोई विद्वान श्रोता बीच में ही बोला, लेकिन वो तो सर टॉमस रो ने पेश किया था। वो मेरे साथ ही तो था तब, उसका काम तो पौधे को उठाना था बस। पौधे उठाने के लिए भी तो मुझे कोई साथ में चाहिए था। इसीलिए वन ब्राइट समर मॉर्निंग जहांगीर के दरबार में मैं उसे अपने साथ लेके गया था। मेरे हुक्म पर ही मेरी तरफ से उसने जहांगीर को 2 पौधे पेश किए थे, और बाद में बेवकूफ दरबारियों की गलती की वजह से लोगों ने इसे ये समझ लिया कि पौधे वो लाया था और उसी ने पेश करे थे। लेकिन ये बात सरासर गलत है। ओह, तो आपने कोई एतराज नहीं किया? नहीं किया, बस यूं समझ लो फिरंगी का लिहाज कर लिया। मायावी हिंदुस्तानी दरियादिली दिखाई हमने। अतिथि देवो भव कितना माड़ा जया। ओह आई सी। और फिर उसके बाद पता है की होया? जब मैंने पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया तब तक मेरे फेमस बुलंद सितारे गर्दिश में आने लग गए थे। लेकिन जनाब, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार तो जोनस एडवर्ड साक ने किया था। अरे वो लोग चाहते थे कि ऐसा समझा जाए ताकि किसी बड़े आविष्कार का क्रेडिट किसी भारतीय को ना मिल जाए। इन फिरंगियों की तो हमेशा से पॉलिसी रही है कि किसी भी बड़ी अचीवमेंट का सेहरा किसी इंडियन के सिर ना ही बंधे।
और फिर जब मैंने एप्पल कंप्यूटर का आविष्कार किया तब तो। जनाब, मेरे ख्याल से वो स्टीव वाजनियाक ने किया था। अबे किया नहीं था, चुराया था। अब ये भी बताऊं किससे चुराया था, कब चुराया था? जी बता ही दीजिए अगर जहमत ना हो तो। मेरे से चुराया था, रमाकांत मल्होत्रा अंबरसरिया से। अच्छा, कब चुराया था? मेरे उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से 1 साल पहले, उस टाइम जब एलिजाबेथ टेलर से मेरे ताल्लुक टूटने के कगार पे थे। आपके एलिजाबेथ टेलर से ताल्लुकात थे? अबे पूरा अफेयर था, पूरा। ओह, कब? रिचर्ड बर्टन से पहले और एडी फिशर के बाद में। ये कब की बात हुई? तब की जब मुझे एप्पल कंप्यूटर के आविष्कार के लिए ऑस्कर मिला था। ओ माय गॉड! जनाब, ऑस्कर फिल्मों को मिलता है? हाँ तो फिल्म बनी थी ना मेरे आविष्कार पे। मार्लन ब्रांडो हीरो था उसका। उफ, तौबा मिस्टर रमाकांत। अरे उन दिनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्हीं दिनों तो मैंने डीएनए का जेनेटिक कोड अनलॉक किया था। वो आपने किया था। और क्या, और नहीं तो क्या जेम्स बॉन्ड ने किया था, शर्लॉक होम्स ने किया था? जी नहीं, वो फ्रांसिस कॉलिंस ने किया था। हाँ तो मेरा बचपन का प्यार का नाम वही तो है। बाद में मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने बदल के फ्रांसिस कांत रख लिया था। फिर वो भी पसंद नहीं आया था तो फिर बदल के रमाकांत कर लिया था। बहस करने वाला अब अच्छी तरह से ये समझ चुका था कि इस आदमी से टक्कर मारने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है जनाब, आपकी सारी बातें सही हैं, मैं ही सरेंडर करता हूँ। ये कहकर वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ओए कहाँ जा रहा है? आशीर्वाद तो लेता जा, चरना मत तो लेता जा। उसकी जरूरत नहीं है साहब, आपका आउट ऑफ दिस वर्ल्ड प्रवचन सुनने को मिल गया। समझिए मुझे सब कुछ मिल गया। तो गुड नाइट साक जी, वाजनियाक जी, कॉलिंस जी, और भी जो कोई आप हैं वो सब जी। ठीक है, गुड नाइट प्यारियो। घर पहुंच के चिट्ठी लिखना कि राजी खुशी पहुंच गए। तभी सुनील को हॉल में दाखिल होती कियारा सोपती दिखाई दी। उसने रमाकांत को कोहनी मारी और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो बोला, उसे बोल ऑफिस में वेट करे। तुम हिलो ना यहाँ से। ओए कहना मानना, जा माँ सदके। जाहिर था कि रमाकांत का अपनी महफिल बर्खास्त करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं था। सुनील उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कियारा के नजदीक पहुंचकर वो उसे ऑफिस में ले गया, जो कि हॉल के बाहर रिसेप्शन के बाजू में था। जब दोनों बैठ गए तो सुनील ने महसूस किया कि कियारा काफी हैरान परेशान दिखाई दे रही थी। कुर्सी पर भी वो बेचैनी से पहलू बदलती हुई बैठी। क्या बात है, खैरियत तो है? क्या खैरियत? हाँ 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 हाँ, उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। मुलाकात हुई और कोई बात हुई? उसने नाम में सिर हिला दिया। तुम किस बात से इनकार कर रही हो? मुलाकात से या बात से या दोनों से? वो बात से। तो मुलाकात हुई? 1 मिनट से भी कम की, समझो सूरत दोबारा देखी बस। तो फिर तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? होश? नहीं, बात तो ऐसी ही है। क्या भागदौड़ से, अफरा तफरी से परेशान हो? हाँ हाँ यही बात है। ठीक है, तो 5 मिनट रेस्ट करो, फिर बात करते हैं। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। सुनील ने अपनी सिगरेट सुलगा ली। फिर वो बोला, तुम 9 बजे यहाँ से गई थी, 10:30 लौटी हो, जबकि मुलाकात सिर्फ 30 सेकंड की हुई बताती हो। और रात के इस टाइम पर तो यहाँ से कूपर रोड के रूट पर ट्रैफिक का रश भी नहीं होता। तो तुम्हें लौटने में इतनी देर कैसे लगी? वो क्या है ना कि उसे अपने सामने पाकर मैं थोड़ा बौखला गई थी और काफ़ी नर्वस हो गई थी, तो इसलिए नॉर्मल होने के लिए होटल के करीब के एक पार्क में जा बैठी थी। इतनी रात गए? हाँ। कितनी देर बैठी वहाँ? यही कोई 20-25 मिनट। पक्की बात? भाई घड़ी तो नहीं देखी थी, अंदाजे से बता रही हूँ। तो ये है तुम्हारे लेट होने की वजह? हाँ। लेकिन नॉर्मल हुई तो नहीं तुम? अभी भी हो तो परेशान ही? नहीं, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो अच्छी बात है। चलो बताओ होटल में क्या हुआ? वो क्या है कि उसका जो कमरा मुझे बताया गया था वो होटल की 5वीं मंजिल पर था, कमरा 506। लॉबी में बिना रुके लिफ्ट के जरिए मैं सीधी 5वीं मंजिल पर पहुंची थी। किसी ने टोका नहीं तुम्हें? नहीं, ध्यान तक नहीं दिया किसी ने मेरी तरफ। उस टाइम लॉबी में काफ़ी हलचल थी, शायद इसीलिए। या शायद उन्होंने तुम्हें कोई रेजिडेंट समझा होगा। हाँ हो सकता है। तब का टाइम का कोई अंदाज़ा? हाँ तब 9:30 बजे थे। इतना एग्जैक्ट टाइम कैसे पता है तुम्हें? क्योंकि इत्तेफाक से उस वक्त मेरी अपनी कलाई घड़ी पर नज़र पड़ी थी। चलो आगे क्या हुआ? 5वीं मंजिल पर जाकर मैंने रूम नंबर 506 की कॉल बेल बजाई तो उसने दरवाज़ा खोला। मुझे सामने खड़ा पाकर वो एकदम से हड़बड़ाया, फिर जल्दी ही संभल गया और नाराज़ होने लगा कि मैं फिर आ गई थी, और बार बार ये कहने लगा कि वो शख्स नहीं था जो मैं उसे समझ रही थी। मैंने भी जिद की
कि वो वही था। नाम और थोड़ी बहुत शक्ल बदल लेने से हकीकत नहीं बदल जाती, और मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि वो वही आदमी है जिसने मुझे अपना नाम आदित्य खन्ना बताया था और मुझसे 19 लाख रुपए ठगे थे। यह सुनते ही उसका मिजाज एकदम से बदल गया और वो मुझे धीरे बोलने को कहने लगा, लेकिन क्यों? क्योंकि मिस्टर सुनील, कमरे में उसके साथ कोई था। कोई कौन? कोई लड़की थी। मैंने एक बार उसके कंधे के ऊपर से कमरे में झांका था तो मुझे एक सोफ़ा चेयर पर उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। सोफ़ा चेयर की दरवाजे की तरफ पीठ थी और पीठ के ऊपरी सिरे पर से मुझे भूरे जनाना बाल दिखाई दिए थे और सोफ़े के साइड से एक ऊंची एड़ी की सैंडल वाला पाँव भी दिखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसने खुद कबूल किया कि अंदर वो अकेला नहीं था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अंदर उसके साथ कोई लड़की थी। वो बड़े ही नम्र स्वर में बोला कि अपनी कंपनी से फारिग होकर वो मेरे से बात कर सकता था और पक्के तौर पर यह प्रूव कर सकता था कि उसके बारे में मुझे कोई गलती लग रही थी। उसने रिक्वेस्ट की कि मैं नीचे लॉबी में जाके वेट करूं और अपने मेहमान से फारिग होते ही वो फ़ोन करके वो मुझे बुला लेगा। मैंने वेट करना कबूल कर लिया, लेकिन साथ ही दबी ज़ुबान में उसे ये भी जता दिया कि मुझे पता था कि अंदर कोई नौजवान लड़की थी और ज़रूर वो उसका नया शिकार थी। मैंने कहा कि अगर उसने मुलाकात के मामले में मुझे गोली देने की कोशिश की तो मैं सारे शहर में उसके फरेब का ढोल पीट दूंगी और वो इस लड़की को भी सुनाई देगा जो इस वक्त उसके साथ है। ये तो तुमने ब्लफ खेला सरासर, सुनील ने कहा। जी हाँ, लेकिन वो ब्लफ उसके ऊपर बहुत अच्छे से चल गया। उसकी सूरत से मुझे साफ दिखाई दिया कि उसे लग रहा था कि मैं वाकई उसका खेल बिगाड़ सकती थी। गुड, फिर क्या किया तुमने? मैंने लॉबी में वेट करना कबूल कर लिया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन मैं वहाँ से टली नहीं। गलियारे में एक तरफ के कोने में कैक्टस का एक डेकोरेटिव पौधा था जो इतना ऊंचा था कि मेरे कंधों तक आता था। मैं उसकी ओट में जाके खड़ी हो गई और उसके कमरे में से उस मेहमान के निकलने का इंतज़ार करने लगी। ऐसा करने की क्या वजह थी? 2 वजह थी मिस्टर सुनील। एक तो ऐसा करने से ये कन्फर्म होता कि रात की उस घड़ी उसके साथ वाकई कोई खूबसूरत नौजवान लड़की थी, और दूसरे, मैं उसकी तस्वीर खींचना चाहती थी। इतने फासले से और गलियारे के कोने से फ़ोटो कैसे खींचती आप? फासला बहुत ज़्यादा नहीं था और फिर मेरे पास आईफोन है जिसे मैं जूम पर लगा के फ़ोटो खींचती तो कुछ तो उसमें आ ही जाता। फिर खींची फ़ोटो? जी नहीं। एक वेटर की सूरत में बीच में बाधा आ गई। वो संदेह भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं जानती थी कि अपने आप से तो उसकी मुझसे कोई सवाल करने की मजाल नहीं हो सकती थी, लेकिन वो सिक्योरिटी स्टाफ को मेरे बारे में बता सकता था और वो मेरे लिए दिक्कत की बात हो जाती। तब मैंने उसके सामने ये जाहिर किया कि मैं गलत फ्लोर पर पहुंच गई थी और मैंने उसी से पूछा कि इस वक्त मैं कौन से फ्लोर पर हूँ। उसने कहा 5वें पर, तो मैंने उसे सुनाकर कहा कि मुझे तो 6ठे पर लिफ्ट से उतरना था, और फिर मैं उसके सामने फिर से लिफ्ट पर सवार हो गई। मैंने 6ठी मंजिल का बटन दबाया ताकि वो वेटर आश्वस्त हो जाए कि असल में मुझे 6ठी मंजिल पर ही जाना था। 6ठी मंजिल पर मैं लिफ्ट से निकली और परे मौजूद सीढ़ियों पर पहुंच गई। मैं जानती थी कि वेटर 5वीं मंजिल पर ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं था, इसीलिए एक रीजनेबल टाइम तक मैंने इंतज़ार किया। फिर दबे पांव 1 मंजिल नीचे सीढ़ियाँ उतरी। ओट से मैंने गलियारे में झांका तो वो खाली था, वेटर वहाँ पर नहीं था। लेकिन तभी कमरा नंबर 506 का दरवाज़ा खुला और एक लड़की ने बाहर कदम रखा, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ओह, वो जमूरा उसके साथ बाहर नहीं निकला? जी नहीं, वो तो बाहर नहीं ही निकला। साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि वो दरवाजे तक भी उसके साथ नहीं आया था, क्योंकि लड़की तो कमरे से बाहर निकलते ही एड़ियाँ ठकठकाती गलियारे में लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, जो कि सीढ़ियों से विपरीत दिशा में थी। अपने पीछे वो कमरे का दरवाज़ा बंद करती गई थी। अब दरवाज़ा बंद हो गया था, इसलिए मैंने हिम्मत की और दबे पांव लिफ्ट की तरफ दौड़ चली। मेरा इरादा था कि लिफ्ट में उसके साथ ट्रैवल करूं ताकि उसकी अच्छी तरह से सूरत देख पाऊं, लेकिन मेरे लिफ्ट तक पहुंचने से पहले ही लिफ्ट नीचे चली गई। मैंने दूसरी लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन उसके 5th फ्लोर तक पहुंचने में कुछ वक्त लगा, क्योंकि वो रास्ते में 2nd और 4th फ्लोर पर रुकी। आखिर जब मैं लॉबी में पहुंची तो वो लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ओह, यानी कि तुम उसकी सूरत बिल्कुल नहीं देख पाई? जी नहीं। खाली कपड़े देखे तुमने उसके? जी हाँ। कैसे थे? काफ़ी मॉडर्न थी वो। घुटनों से नीचे तक आने वाली टाइट जीन्स पहने थी और साथ में मॉडर्न स्कीवी, जिसका निचला सिरा जीन्स तक नहीं पहुंचता था। जीन्स लो राइज थी और स्कीवी तो बस छोटे से ब्लाउज जैसी थी। स्कीवी और जीन्स के बीच में कम से कम 8 इंच स्किन दिखाई दे रही थी, और इसी वजह से मिस्टर सुनील, इतने फासले के बाद भी मैंने उसकी कमर पर पीठ की तरफ एक बर्थ मार्क देखा था जो कि श्रीलंका के नक्शे की शक्ल का था। और क्या देखा था तुमने? मैंने उसके बाल देखे थे जो एकदम स्ट्रेट थे और भूरे रंग के थे,
उसके बाल कंधों से नीचे तक आ रहे थे, इसलिए मैं ये नहीं देख पाई कि कानों में या गले में कुछ पहने हुए थी या नहीं। हाथों में कुछ था उसके? हाथ मुझे दिखाई नहीं दिए थे। कमाल है, कमर पर सिलोन के नक्शे जैसा बर्थ मार्क तुम्हें दिखाई दे गया, लेकिन इतने बड़े बड़े हाथ नहीं दिखाई दिए। अब ऐसा ही था, मैं क्या करूं। अच्छा, और क्या देखा तुमने? और बस उसकी हाई हील्स देखी। हाइट का कोई अंदाजा? हाइट तो उसकी अच्छी खासी ही लग रही थी, लेकिन उसकी वजह शायद एक्स्ट्रा हाई हील्स भी हो सकती थी। हाई हील्स को माइनस करके कद का अंदाजा क्या था? उसने एक पल सोचा, फिर बोली 5 फुट 2 इंच। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैं लॉबी में आकर बेचैनी से चहलकदमी करने लगी और उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। फ़ोन कहाँ पर आना था? लॉबी के हाउस फ़ोन पर? मेरे ख्याल से रिसेप्शन पर आना चाहिए था, फिर वो लोग मुझे पेज करवाते और फ़ोन पर बुलवाते। तुम्हारे मोबाइल पर नहीं आना था फ़ोन? लड़की ने एक पल इस बात पर विचार किया, फिर बोली, आ सकता था, क्योंकि उसने अपना नंबर चेंज कर लिया था, लेकिन मेरा नंबर तो वही था और वो नंबर उसके पास था। ठीक, तो फ़ोन आया फिर? नहीं। फिर तुमने क्या किया? एक रीज़नेबल टाइम तक फ़ोन आने का इंतज़ार किया, फिर हाउस टेलीफोन से मैंने उसका फ़ोन मिलाया। तुम्हें उसका नंबर मालूम था? मिस्टर सुनील, बड़े होटल्स में जो रूम नंबर होता है वही फ़ोन नंबर होता। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। खैर, फिर क्या हुआ? फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं 5वीं मंजिल पर गई और मैंने जाकर उसकी कॉल बेल बजाई। जवाब नहीं मिलने पर मैंने दस्तक भी दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से 9:45 के आसपास का टाइम होना चाहिए। 9:45 नहीं तो बड़ी हद 5 मिनट उससे ऊपर। अब इतनी रात गए, वो अकेला होटल के बाहर भी गया होगा तो कहाँ गया होगा? और अगर जाता भी तो लॉबी से गुजर के ही जाता और तुम्हें दिखाई देता। तुमने बार में चेक किया था? जी नहीं, उसका तो मुझे ख्याल तक नहीं आया। होटल के रेस्टोरेंट में? जी नहीं। ओके, तो ब्राइट आइज, अब ये बताओ कि ये जो किस्सा तुमने मुझे सुनाया, उसमें ऐसी हैरान परेशान करने वाली कौन सी बात थी कि नॉर्मल होने के लिए तुम होटल से निकलकर पार्क में जा बैठी? लड़के ने जवाब नहीं दिया, बस बेचैनी से पहलू बदला। शायद उससे मुलाकात ना हो पाने के कारण तुम्हारा मन बेचैन था, इसलिए? लड़की ने इस अंदाज से हामी भरी जैसे वो ऐसे ही किसी प्रस्ताव का आसरा चाह रही हो। अच्छा, तुम्हारी कंसिडर्ड ओपिनियन क्या है? वो भीतर था और जवाब नहीं दे रहा था, या कहीं चला गया था? कियारा ने कहा, मेरी राय में तो वो भीतर था और जवाब नहीं दे रहा था। शायद उसका इरादा चेकआउट कर जाने का हो। चेकआउट? अपने कॉनमैनशिप के नए प्रोजेक्ट को यूं बीच में लटकता छोड़कर? मैं शहर से जाने की बात नहीं कर रही हूँ मिस्टर सुनील, मैं स्टारलाइट होटल से उसके चेकआउट कर जाने की बात कर रही थी। वो वहाँ से निकलकर किसी और होटल में चेक इन कर लेता तो मुझे कैसे पता चलता? कुछ देर कमरे में खामोशी छा गई। फिर सुनील ने कहा, मुझे लगता है इमीडिएट चेकआउट की कोशिश वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारे लॉबी में होने या होटल के बाहर कहीं होने का अंदेशा होगा। वो ऐसा कोई कदम उठाएगा तो ये पक्का कर लेने के बाद ही उठाएगा कि होटल पर तुम्हारी या किसी दूसरे की नज़र नहीं थी। इस लिहाज से अगर मैं अभी फौरन होटल पहुंचूं तो शायद मेरी उससे मुलाकात हो सकती है। आप उससे मुलाकात करोगे? क्यों, तो क्या हर्ज है? और अगर उसने तब भी यही जाहिर किया कि भीतर कोई नहीं था तो? भाई, मेरे साथ शायद ऐसा ना करे, मेल वॉइस सुन के शायद आ जाए बाहर। ओह, आप क्या बात करेंगे उससे? वही जो तुम करती। या ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरी आवाज़ के धोखे में अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो हम दोनों उसके गले पड़ जाएंगे। नहीं, मेरा फिर से जाना ठीक नहीं होगा। अगर उसे भनक भी लग गई कि मैं आपके साथ हूँ तो खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन उसे भनक कैसे लग जाएगी? पता नहीं, कैसे भी। तो ठीक है, चलो मैं अकेला ही जाता हूँ। और तब तक मेरे लिए क्या आदेश है? तुम चाहो तो यहीं पर मेरे लौटने का इंतज़ार कर सकती हो, और नहीं तो अपने घर भी जा सकती हो। तो ठीक है, मैं घर जाती हूँ, सुबह आपसे कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई खास बात हुई वहाँ पे तो मैं तुरंत तुम्हें फ़ोन करूँगा, इसलिए जाते ही सो मत जाना। जी ठीक है। फिर उसने सुनील का अभिवादन किया और वहाँ से चली गई। सुनील हॉल में पहुँचा। रमाकांत की महफिल अभी भी जमी हुई थी और वो पता नहीं क्या अंट संट बके जा रहा था। सुनील ने उससे उसकी कार की चाबी ली, जौहरी को अपने साथ लिया और दोनों कूपर रोड पर स्टारलाइट रेजिडेंसी होटल में पहुंच गए। रास्ते में सुनील जौहरी को मोटे तौर पर समझा चुका था कि क्या माजरा है। उसने कहा, मेरे मन में अभी एक ख्याल आया है। हमारा निशाना 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 506 है। मैं चाहता हूँ कि हमें ये पता हो कि उस फ्लोर पर कमरों की बुकिंग कैसी है। तुझे इन कामों का तजुर्बा है जौहरी, मालूम कर सकेगा क्या? जौहरी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं पता करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। जौहरी रिसेप्शन पर गया और पीछे सुनील सिगरेट के कश लगाता इंतजार करता रहा।
5 मिनट बाद वापस लौटकर जौहरी ने बताया, उस फ्लोर पर 12 कमरे हैं, उनमें से सिर्फ एक 506 नंबर गेस्ट के हवाले है। ओहो, बड़ी जल्दी पता कर लिया तूने, कैसे किया? मैंने मुंबई की एक बड़ी फूं फां वाली कंपनी का नाम लिया और कहा कि उसके चेयरमैन के लिए मुझे एक रूम बुक कराना है जो ज़्यादा हाइट पर ना हो और रोड ट्रैफिक से थोड़ा ऊपर भी हो। फिर 5वीं मंजिल पर की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा तो वो बात पता चली जो मैंने अभी तुमको बताई। और चेयरमैन की बुकिंग के बारे में क्या बोला? यही कि चेयरमैन की 5th फ्लोर के बारे में मुझे ओके लेनी है, जो कि कल मिलेगी। बहुत बढ़िया जौहरी, अब तू यहाँ रुक, मैं ऊपर जाता हूँ। अगर किसी तरह की गड़बड़ का अंदेशा हो तो मोबाइल के जरिए मुझे खबर कर देना, और अगर मुझे किसी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं फोन करूंगा। ठीक है। सुनील ने सिगरेट छोड़ी और लिफ्ट पर सवार होकर 5वीं मंजिल पर पहुंच। गलियारे में उस घड़ी पूरा सन्नाटा था। वो 506 के दरवाजे पर पहुंचा और कुछ पल कान लगाकर कोई आहट लेने की कोशिश करने लगा। फिर उसने कॉल बेल का बटन दबाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने घंटी फिर से बजाई। जवाब फिर से नदारद। उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ठिठक गया। पल्ला चौखट के साथ लगा हुआ नहीं था। उसने एक उंगली दरवाजे के साथ लगाई और दबाव डाला। पल्ला चौखट से परे सरकने लगा। जब दरवाजा इतना खुल गया कि वो भीतर झांक पाता तो उसने उंगली हटा ली। अंदर निगाह दौड़ाई तो पाया भीतर रोशनी थी, लेकिन पूरी तरह से चुप्पी छाई थी। उसने आवाज लगाई, मिस्टर खुराना। कोई जवाब नहीं। हेलो, एनीबडी होम? सन्नाटा। उसने दरवाजे को और धकेला और अंदर घुस गया। फिर धीरे से अपने पीछे दरवाजा भिड़ाकर वो धीरे धीरे सावधान कदमों से आगे बढ़ा। बाथरूम और वार्डरोब के बीच की राहदारी पार करके वो कमरे में पहुंचा तो उसे ड्राइंग रूम की तरह सुसज्जित पाया। पीछे एक दरवाज़ा था जो कि बंद था। अब जाहिर था कि वो एक स्वीट में खड़ा था जिसके बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया तो एकदम से थमक कर खड़ा रह गया। 3 सीटर सोफे और सेंटर टेबल के बीच में एक निश्चेष्ट मानव शरीर पीठ के बल पड़ा था। जिस्म पर वो ब्राउन पतलून और ट्वीड की मैचिंग जैकेट पहने था। जैकेट की जिप 3/4 बंद थी और बाकी के नीचे से सफ़ेद कमीज और लाल नेकटाई झांक रही थी। उसकी आंखें पथराई हुई थीं और छाती में मूठ तक एक चाकू धंसा हुआ था। सेंटर टेबल पर पीतल का एक भारी फूलदान पड़ा था जो लगता था वहां से लुढ़क कर कारपेट पर गिरा था और उसे बाद में वहां से उठाकर वापस मेज पर रखा गया था। ये बात उन 1-2 फूलों से जाहिर होती थी जो मेज पर और लाश के पहलू में अव्यवस्थित से पड़े थे। लाश से थोड़ा परे कारपेट पर एक बटुआ लुढ़का पड़ा था जिसके दोनों पल्ले खुले थे और भीतर से बटुए के गिरने से बाहर सरक आए नोट झांक रहे थे। उसने और करीब जाकर झुककर लाश का मुआयना किया तो पाया कि चाकू का हैंडल नक्काशीदार था, जिससे जाहिर होता था कि यह कोई मामूली चाकू नहीं था। सावधानी से उसने लाश के माथे को छुआ तो उसे थोड़ा गर्म पाया, यानी उसे मरे हुए 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ था और वो यकीनी तौर पर आदित्य खन्ना उर्फ अंशुल खुराना ही था। रमाकांत ने आदित्य खुराना की तस्वीर का जो बिना दाढ़ी मूंछ का प्रिंट आउट बनवाया था वो इस आदमी की शक्ल से हूबहू मिलता था। उसने अपने मोबाइल के कैमरे से अलग अलग एंगल से लाश की 3-4 तस्वीरें खींच लीं। फिर सेंटर टेबल के एक पाए के करीब उसे एक नगजड़ी अंगूठी दिखाई दी जो साइज और डिजाइन दोनों में जनाना जान पड़ती थी। उसने अंगूठी की भी करीब से तस्वीर खींच ली। एक सोफा चेयर के पहलू में कारपेट पर एक लिपस्टिक लुढ़की पड़ी थी। उसने रुमाल से उसे उठाकर उसका ढक्कन खींचा तो पाया कि वो लॉरियल के क्रिम्सन ब्रांड की थी। ढक्कन वापस लगाकर उसने उसे वापस उसी जगह रख दिया। फिर उसने लाश की जेबें टटोलने की सोची, लेकिन फिर उस इरादे को छोड़ दिया। लाश को हिलाए डुलाए बिना ये काम मुमकिन नहीं था और ऐसा करना मुनासिब नहीं होता। वो सीधा हुआ और उसकी पैनी होती निगाहें सारे कमरे में घूमने लगीं। सोफे के बाजू में एक साइड टेबल थी जिस पर एक ट्रे में ड्रिंक्स के 2 फैंसी गिलास और एक मूंगफली का कटोरा रखे थे। उसने झुककर एक गिलास को सूंघा तो स्कॉच की साफ गंध उसके नथनों से टकराई। ट्रे में या आसपास कहीं स्कॉच विस्की की बोतल दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका मतलब ये था कि ड्रिंक्स रूम सर्विस से ऑर्डर किए गए थे। दोनों गिलासों में से किसी के रिम पर भी लिपस्टिक का दाग नहीं था, यानी ड्रिंक्स में वो भूरे बालों और बर्थ मार्क वाली लड़की शरीक नहीं थी जिसका कियारा ने जिक्र किया था। और इसके अलावा ये भी हो सकता था कि वो ट्रे वहाँ शाम से पहले से पड़ी हो या उससे भी पहले से। बहरहाल वो ट्रे वहाँ किसी नॉन विजिटर की हाजिरी लगाती थी, लेकिन उसने कब वहाँ विजिट दी थी ये कहना मुश्किल था। वो बीच के दरवाजे पर पहुंचा और उसको धकेलकर उसने आगे बेडरूम में कदम रखा। वहाँ भी उसने चारों तरफ का मुआयना किया। कमरे के पिछले भाग की पूरी दीवार पर एक भारी पर्दा पड़ा हुआ था जिसके पीछे विशाल ग्लास विंडो होने की संभावना थी, लेकिन भारी पर्दे की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही थी। उसने आगे बढ़कर पर्दा सरकाया तो पाया
कि प्रत्याशित ग्लास विंडो के बाजू में एक दरवाज़ा भी था जो बाहर बालकनी में खुलता था। उसे बंद करने के लिए उसके ऊपर के सिरे पर एक पीतल की चिटकनी थी जो कि चढ़ी हुई नहीं थी। उसने दरवाजे को हौले से धक्का देकर बाहर झांका तो पाया वहां 2 बेंत की कुर्सियां और एक ग्लास टॉप वाली बेंत की ही गोल मेज पड़ी थी। बालकनी के बाएं बाजू के करीब से फायर एस्केप की सीढ़ियां गुजर रही थीं। उसने दरवाज़ा पहले की तरह बंद कर दिया और पर्दे को भी वापस पहले की तरह बंद कर दिया। फिर वो वापस घूमा तो डबल बेड की उधर की साइड टेबल पर टेबल लैंप के करीब उसे एक मोबाइल पड़ा दिखाई दिया जो चार्ज पर लगा हुआ था। इस लिहाज से वो उस स्वीट के ऑक्यूपेंट का ही हो सकता था। करीब जाकर उसने पहले जैसी सावधानी बरतते हुए रुमाल से मोबाइल को उठाया और उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। वो 100% चार्ज हो चुका था और इसीलिए फिर भी चार्ज पर लगा हुआ था क्योंकि उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं था। उसने पहले फोन दबाया और फिर रिसेंट्स का बटन दबाया। कोई रिसेंट कॉल उस पर दर्ज नहीं थी। फिर उसने फेवरेट्स दबाया तो पाया कि उसमें 5 नाम दर्ज थे। एक नाम मर्दाना था और 4 जनाना। मर्दाना नाम था प्रहलाद राज और जनाने नाम थे तोरल, काव्या, देवीना और कियारा। पहले और आखिरी नाम के साथ मटर के दाने के व्यास जितनी आइकॉनिक तस्वीर भी थी। इतनी छोटी तस्वीर में भी कियारा को साफ पहचाना जा सकता था। मर्द पता नहीं कौन था, लेकिन कियारा फेवरेट्स में क्यों थी? जिस लड़की को वो ऑलरेडी मूंढ चुका था वो अभी भी फेवरेट्स में। शायद कोई और कियारा हो, कोई हम नाम कियारा। उसने आई पंच करके नंबर को चेक किया। नंबर वही था जो कियारा सोबती ने उसे दिया था। इसका मतलब था कि मकतूल या तो बहुत ही लापरवाह था जो उस नंबर को डिलीट करना भूल गया था, या फिर बहुत ही खुशफहमी में था जो ये समझता था कि कियारा सोबती से उसका भविष्य में फिर कभी भी वास्ता पड़ सकता था। सुनील ने कियारा को छोड़कर बाकी नाम और मोबाइल नंबर अपने मोबाइल पर नोट्स में दर्ज कर लिए और फोन को वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके निगाहें अब फिर से कमरे में घूमी। राइटिंग टेबल पर फ्रेम में जड़ी एक खूबसूरत नौजवान फैशनेबल लड़की की क्लोजअप में तस्वीर थी। लड़की कैमरे की तरफ देखती हुई बड़े ही आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो टेबल पर पहुंचा। उसने हाथ को रुमाल में लपेटकर फ्रेम को उठा लिया और तब उसने पाया कि फ्रेम के टॉप पर एक लंबा खांचा था जिसमें से फ्रेम में वो तस्वीर डाली गई थी। उसने गौर से उस खांचे को देखा तो उसे लगा कि तस्वीर के पीछे कुछ और भी था। फ्रेम को उल्टा करके उसने उसे झटका दिया तो मेज पर एक ही जगह 3 तस्वीरें टपक पड़ीं। बाकी की 2 तस्वीरें उसी लड़की की नहीं थीं जिसका चेहरा उसने फ्रेम से झांकता पाया था। वो उतनी ही खूबसूरत 2 अलग लड़कियों की तस्वीरें थीं। साफ जाहिर हो रहा था कि वो फ्रेम आने वाली लड़की को प्रभावित करने का प्रॉप था। वो उन तीनों लड़कियों को जानता था और जो भी लड़की उससे मिलने आने वाली होती थी वो फ्रेम में उसकी तस्वीर को आगे कर देता था। और लड़की इस बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती होगी कि वो अपने करीब उसकी फ्रेम में जड़ी तस्वीर लगा के रखता है। जब दूसरी लड़की आती थी तो वो फ्रेम में उसकी तस्वीर फ्रंट में कर देता था। ये तस्वीरें ये भी जाहिर करती थीं कि अपने कॉनमैनशिप के अभियान में वो राजनगर की 3 लड़कियों के संपर्क में था जिनको वो अपनी ठगी का शिकार बनाना चाहता था। भूरे बालों वाली और कमर पर सिलोन के नक्शे वाली जो लड़की उसके कमरे से निकलकर जाती कियारा ने देखी थी, इस बात की प्रबल संभावना थी कि फ्रेम की फ्रंट वाली तस्वीर उसी की हो, बशर्ते कि उसके जाते ही मकतूल ने तस्वीर बदल ना दी हो अपने अगले शिकार के इंतजार में। सुनील ने मोबाइल से तीनों फोटोज की अलग अलग तस्वीरें खींच लीं और फिर उनको फ्रेम में पहले जैसी स्थिति में रख दिया। फ्रेम के करीब ही राइटिंग टेबल पर एक पैड पड़ा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था तोरल मेहता 9815428653। तोरल। वो नाम और नंबर उसके मोबाइल में फेवरेट्स के अंदर भी सेव्ड थे। तो फिर उसने इस नंबर को और इस नाम को स्क्रैच पैड पर क्यों लिखा? इस बात की कोई वजह सुनील को नहीं सूझी सिवाय इसके कि वो नंबर पहले उसे बताया गया था और बाद में उसने उसे मोबाइल पर फेवरेट्स में नोट किया था। वो मेज़ पर से हटा। जिस टेबल पर टीवी पड़ा था उसके बाजू में एक जूतों का डिब्बा था। उसने करीब जाकर उसे उठाया तो वजन से ही जाहिर हो गया कि डिब्बा खाली था। डिब्बे पर लेडीज फुटवेयर्स के इंटरनेशनल ब्रांड का नाम दर्ज था और भीतर एक पैम्फलेट था जिस पर असाधारण हाई हील की लाल रंग की सैंडल्स का अक्स दर्ज था। डिब्बे पर जूतों की कीमत यूरो में लिखी गई थी जो बता रही थी कि जिन सैंडल्स का वो डब्बा था वो 32,000 रुपए की थी। डिब्बा एकदम नया था लेकिन भीतर से सैंडल्स गायब थीं जो कि हैरानी की बात थी। करीब ही एक बैग पड़ा था लेकिन उस पर नंबर वाला लॉक लगा था। राइटिंग टेबल की 2 ड्रॉर्स में कुछ नहीं था। उसने मैट्रेस उठाकर उनके नीचे भी झांका, सिरहानों के पीछे भी देखा लेकिन कहीं और कुछ नहीं था।
वो बाहर वाले कमरे में आया और वार्डरोब पर पहुंचा। उसने उसका दरवाजा एक तरफ सरकाया तो भीतर अपने आप बत्ती जल उठी। अंदर सारे हैंगर्स पर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। केवल एन कोने में सरका हुआ एक हैंगर खाली था। वार्डरोब के पहलू में एक बंद दरवाजा था। उसने दरवाजे का मुआयना किया तो पाया कि उसमें उसे खोलने बंद करने के लिए मेन डोर जैसा कार्ड की का स्लॉट नहीं था। उसमें हैंडल वाला बिल्ट इन लॉक था जो चाबी से खुलता था। जब उसने हैंडल ट्राई किया तो दरवाजे को मजबूती से लॉक्ड पाया। दरवाजे की पोजीशन से ही जाहिर होता था कि वो उस स्विच को बगल के स्विच से जोड़ता था और ज़रूर वो तब इस्तेमाल में लाया जाता था जबकि कोई बड़ा परिवार अगल बगल के दोनों स्विच बुक किए हुए हो। ज़रूर उस सूरत में वो दरवाज़ा खोला जाता था और इस्तेमाल में लाया जाता था ताकि परिवार के किसी सदस्य को बगल के स्विच में जाने के लिए बाहर गलियारे में कदम ना रखना पड़े। इसी वजह से उसमें की कार्ड वाला लॉक नहीं था ताकि सिर्फ उस स्विच का ऑक्यूपेंट उस दरवाजे को ना खोल सके और बगल के स्विच में कोई दूसरा ऑक्यूपेंट हो तो उसकी प्राइवेसी में खलल ना डाल सके। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। ये जौहरी की कॉल थी। वो सस्पेंस भरे लहजे में बोला, पुलिस, खुद इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ऊपर आ रहा है। सुनील ने तुरंत फोन जेब के हवाले किया, वार्डरोब का दरवाजा अपनी जगह पर सरकाया और वहां से बाहर निकल गया। उसने अपने पीछे दरवाजा पहले की ही तरह बंद किया और गलियारे में लिफ्ट की तरफ झपटा। एक लिफ्ट ऊपर आ रही थी, तीसरे फ्लोर तक पहुंच भी चुकी थी और दूसरी टॉप फ्लोर पर खड़ी थी। उसने व्याकुल भाव से सीढ़ियों की तरफ ध्यान दिया तो उस पर भी किसी के ऊपर आते कदम पड़ते जान पड़े। ऊपर आती लिफ्ट अब चौथी मंजिल पर थी। वो झपट कर वापस 506 के दरवाजे पर पहुंचा और उसकी कॉल बेल बजाने लगा। बेल बजा चुकने के बाद भी जानबूझकर उसने हाथ बेल पुश के करीब चौखट पर से नहीं हटाया। लिफ्ट की तरफ उसने जानबूझकर पीठ फेरी हुई थी। तभी उसे पीछे से प्रभुदयाल की आवाज आई, व्हाट द हेल। सुनील ने बड़े दार्शनिक अंदाज से बेल पुश के करीब से हाथ हटाया और घूमकर पीछे देखा। अरे माई बाप, आप यहाँ? उसने नकली हैरानी से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभुदयाल उसे घूरते हुए सख्त स्वर में बोला। किसी से मिलने आया था। किससे? इस रूम के ऑक्यूपेंट से। वो कौन हुआ? नाम लो उसका। अंशुल खुराना। जानते हो उसे? अब जान जाऊंगा। यानी नहीं जानते? हाँ, पहले से नहीं जानता। कब आए? बस आपके आगे आगे ही आया हुजूर। घंटी अभी पहली बार बजाई थी? नहीं जनाब, तीसरी बार। जवाब ना मिलने की कोई वजह आई मगज में? बाथरूम में होगा। दरवाज़ा ट्राई किया अंदर जाने के लिए? नहीं, उसका तो मुझे ख्याल तक नहीं आया। और वो भी अगर करता तो तब करता ना, जब अंदर से जवाब मिलने के बारे में पूरी तरह नाउम्मीद हो जाता। दरवाज़ा खुला है मिस्टर सुनील। अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि वो खुला है। तो मैं अंधा थोड़े ही हूँ माई बाप। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम अभी यहाँ पहुँचे हो और दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में खड़े हो? जी हाँ माई बाप, आपने इतने सवाल पूछे, एक सवाल मैं भी पूछ लूँ? आप यहाँ कैसे? जवाब तुम्हें मालूम है मिस्टर सुनील। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं क्या तुम्हें जानता नहीं हूँ? फटाफट बोलो, क्या देखा अंदर? बंदा नवाज, बदकिस्मती से मेरे बनाने वाले ने मुझे पारदर्शी निगाहें नहीं बख्शी हैं। अच्छा, नहीं बख्शी? आप तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो हुजूर। बाजू हटो तुम। सुनील तुरंत दरवाजे से परे सरक गया। प्रभुदयाल ने साथ आए सब इंस्पेक्टर बंसल को इशारा किया। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर दाखिल हो गया। सुनील ने देखा कि प्रभुदयाल के साथ बंसल के अलावा 2 हवलदार थे और एक काले सूट वाला युवक था जिसे उसने नीचे रिसेप्शन पर देखा था। सुनील ने दरवाजे पर से उचक कर भीतर झांकने की एक्टिंग की तो प्रभुदयाल ने सख्ती से उसे परे धकेल दिया। चुपचाप खड़े रहो। तभी बंसल चौखट पर प्रकट हुआ और उसने प्रभुदयाल को देखकर सिर हिलाया। हो गया काम? सुनील बोला। किसका? प्रभुदयाल ने उसे घूरते हुए कहा। किसी का भी मतलब किसी ना किसी का। मैक्सिमम चांसेस तो इस रूम के ऑक्यूपेंट के हैं। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि पहले ही भीतर से होकर आ गए हो, है ना? अरे नहीं जनाब, बताया तो मैं अभी पहुंचा हूँ। अभी तो घंटी ही बजा रहा था, इतने में आप आ गए। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि किसी का काम हो गया है? बंसल के व्यवहार से पता चला, आप लोगों के अचानक आने से पता चला और अपनी खास सुनीलियन सूंघ से पता चला। अच्छा ठीक है, अब अपनी बकवास बंद करो और नीचे जाकर लॉबी में बैठ जाओ और जब तक मैं तुम्हारा बयान ना ले लूं वहां से हिलना भी नहीं। अरे अरे, क्या जुल्म करते हो माई बाप, मुझे रहने दो ना यहाँ। ये कोई जुल्म नहीं है मिस्टर सुनील। जिस काम के लिए तुम आए थे वो तो अब हो सकता नहीं, क्योंकि जिससे मिलने तुम आए थे वो तो ऊपर गया। अब तुम्हें क्या? मुझे है ना गरीब परवर, मुझे सामाजिक सरोकार है। सामाजिक सरोकार न्यूज़ है, बड़ा सरोकार बड़ी न्यूज़ है। कत्ल बड़ा सामाजिक सरोकार है और इसीलिए लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, यानी कत्ल है जहाँ ब्लास्ट है वहाँ।
उफ, हैरानी की बात है रिपोर्टर साहब, हर बार कैसे कर लेते हो ये कि जहाँ कहीं भी कत्ल होता है वहां तुम पहले से ही मौजूद होते हो। इत्तेफाक की बात है माई बाप, ये सारे इत्तेफाक तुम्हारे ही साथ होते हैं। ये भी इत्तेफाक की बात है माई बाप। अच्छा ठीक है, लॉबी में ना सही यहीं रुक जाओ, लेकिन खबरदार जो पुलिस के किसी काम में टांग अड़ाई। नो सर, नेवर सर। तभी पुलिस की फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। उनमें से सुनील फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट शकील अहमद को और फोटोग्राफर प्रीतम कोहली को पहले से ही जानता था। सब भीतर दाखिल हो गए। सुनील भी खामोशी से भीतर सरक गया। काले सूट वाले ने बतौर रूम के ऑक्यूपेंट अंशुल खुराना की शिनाख्त की और फिर उसे वहां से भेज दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अपने काम में जुट गए। प्रभुदयाल ने सुनील की बांह पकड़ी और उसे बाहर गलियारे में ले आया। फिर सख्ती से बोला, अब बोलो कैसे पहुंच गए यहाँ, और बिना कोई गोली सरकाए बोलना। हाँ सर, लेकिन आप भी तो बताइए आप यहाँ कैसे पहुंचे हो। क्योंकि पुलिस के पास गुमनाम कॉल आई थी। क्या कॉल? कि यहाँ 506 में कत्ल हो गया है? नहीं, बस इतना कहा गया था कि वायलेंस का केस था, यहाँ कोई मर रहा था या मर गया था, बस इतना ही कहकर फोन करने वाले ने लाइन काट दी थी। तो आपने कॉल ट्रेस तो की ही होगी? हाँ की थी। कूपर रोड के मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ के पीसीओ से कॉल आई थी। अब तुम बोलो। ब्लास्ट को भी मिलती जुलती ही कॉल मिली थी सर, बस वो गुमनाम नहीं थी। कॉल करने वाला हमारा रेगुलर इन्फॉर्मर था। नाम क्या है इन्फॉर्मर का? सुनील ने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। आप जानते हैं ऐसा करना कायदे के खिलाफ होगा इंस्पेक्टर। ये भी जानते हैं कि आप मीडिया पर अपनी इन्फॉर्मेशन का सोर्स रिवील करने का दबाव नहीं डाल सकते। तुम ये कहना चाहते हो कि ब्लास्ट पुलिस की तरह इन्फॉर्मर्स को शह देता है? वो तो सारे अखबार देते हैं। कड़क खबर कैसे भी मिले, कहीं से भी मिले, मीडिया के लिए सब वेलकम है। क्या बोला तुम्हारा इन्फॉर्मर? आपको याद है इंस्पेक्टर, 5 साल पहले नेपियन हिल के एक बंगले में एक मर्डर हुआ था। हाँ याद है। तो फिर ये भी याद होगा कि कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। हाँ, वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखती वारदात थी जिसमें सुपारी देकर कत्ल किया गया। ऐसा सुपारी किलर हमेशा बाहर से आता है और वारदात को अंजाम देकर चलता बनता है, इसीलिए कभी पकड़ में नहीं आता। जब तक पुलिस को वारदात की खबर लगती है तब तक सुपारी किलर वहां से सैकड़ों मील दूर निकल गया होता है। बिल्कुल ठीक इंस्पेक्टर, हमारे इन्फॉर्मर के जरिए हमें टिप मिली थी कि उस कत्ल के लिए जो कातिल जिम्मेदार था वो होटल स्टारलाइट के कमरा नंबर 506 में ठहरा हुआ था और इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, तुम फिर अपनी गोली देकर मुझे टरका रहे हो। एक सुपारी किलर से, जो कि तुम्हारे लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता था, तुम अकेले मिलने चले आए? अरे नहीं, अकेला थोड़े ही आया था, एक और भी साथी है मेरे साथ, वो नीचे लॉबी में है। कौन है? आप उसे नहीं जानते, उसका नाम जौहरी है। जौहरी? वो जो तुम्हारे उस सदा शराबी यूथ क्लब वाले यार के लिए काम करता है? ओह, आप उसे जानते हैं। तुमने कहा कि वो नीचे लॉबी में है, लेकिन यहाँ तो तुम अकेले ही पहुंचे ना। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो वो लॉबी से ही तुम्हें यहाँ मदद पहुंचा देता, है ना? अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे उम्मीद थी कि कोई ऊंच नीच नहीं होगी। इतने बिजी होटल में किसी पर कातिलाना हमला करना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। हंसी खेल है, नमूना तुम्हारे सामने इस कमरे के अंदर मौजूद है। लेकिन दोनों बातों में फर्क है इंस्पेक्टर साहब। वो रूम का रजिस्टर्ड ऑक्यूपेंट है जिसका किसी बाहर वाले ने कत्ल किया। ऐसा कोई ऑक्यूपेंट अपने ही कमरे में किसी आउटसाइडर का, यानी मेरा, कत्ल करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। प्रभुदयाल ने एक पल सुनील को घूरा, फिर बोला, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे हिसाब से इस कमरे के अंदर जो मरा पड़ा है वो नेपियन हिल मर्डर केस का कातिल है? सुनील ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऑक्यूपेंट के बारे में तुम और क्या जानते थे मिस्टर सुनील? कुछ नहीं। तो रिसेप्शन से पता नहीं किया? कोशिश तो की थी, लेकिन वो लोग कुछ बताने को तैयार ही नहीं हुए। ओह, और इसीलिए तुम अपनी खुद के रिसर्च करने यहाँ चले आए, अकेले, अनआर्म्ड? अब था तो ऐसा ही। और उस आदमी से मिलने के लिए तुम उसके कमरे की अभी घंटी बजा ही रहे थे कि इतने में पुलिस आ गई, और तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ भी नहीं गया कि दरवाज़ा लॉक्ड नहीं था। हाँ, नहीं गया ना ध्यान, मैं बस अभी पहुंचा ही तो था। अगर थोड़ी देर और जवाब नहीं मिलता तो शायद ध्यान चला जाता मेरा। और जब ध्यान जाता तो फिर क्या करते? अंदर जाते? नहीं, बाहर से आवाज़ लगाता, कोई है ऐसे कहकर। देखो रिपोर्टर साहब, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम बदमाशी कर रहे हो। सच बताओ, भीतर गए थे कि नहीं? अरे माई बाप, मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला है? हाँ, दर्जनों बार। और इसीलिए कहता हूँ कि ड्रामा मत करो। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी सुनीलियन सूंघ तुम्हें अंदर नहीं लेकर गई थी। अरे माई बाप, अब ये तो आप जुल्म कर रहे हैं। बस करो और निकलो यहाँ से। अच्छा, निकल जाऊँगा, लेकिन वारदात के बारे में कुछ बताइए तो सही। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तफ्तीश बस शुरू हुई है। नीचे लॉबी में वेट करो,
2 घंटे बाद प्रेस को कुछ बताने की नौबत आएगी। इतना इंतजार करना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब। ऐसे तो कल के ब्लास्ट में इस कत्ल की न्यूज़ नहीं आ पाएगी। अच्छा 1 मिनट, वो फूलदान इंस्पेक्टर साहब। क्या कहा तुमने? अरे वो पीतल का फूलदान जो अंदर सेंटर टेबल पर पड़ा था, जिसमें प्लास्टिक के फूल थे, उसको देखकर साफ लगता था कि वो मेज पर से गिरा था और फिर उसे उठाकर वापस मेज पर रखा गया था। हो सकता है कत्ल के बाद कातिल ने ऐसा किया हो, तो इस हिसाब से उस फूलदान पर कातिल की उंगलियों के निशान हो सकते हैं। ओहो, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, वरना ऐसी बात मेरी समझ में कहाँ आने वाली थी। ये कहकर प्रभुदयाल ने सुनील को इतने गंदे तरीके से घूरा कि वो बोला, अच्छा ठीक है, जाता हूँ। प्रभुदयाल ने पीछे से आवाज़ लगाई और बोला, अगर कल के ब्लास्ट में मुझे मकतूल की तस्वीर छपी दिखाई दी तो तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि वो तस्वीर अपने आप में इस बात का सबूत होगा कि तुम कमरे के भीतर गए थे। समझ गए? अब सुनील से कुछ कहते नहीं बना। ओके, थैंक्स फॉर नथिंग। और वो वहाँ से बाहर निकल गया। वहाँ से वो विवेक नगर पहुँचा। जौहरी को उसने कूपर रोड से ही रुखसत कर दिया था और रमाकांत की I-20 कार खुद कब्जा ली थी। थोड़ी ही देर में वो उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुँच गया जिसमें कियारा सोबती रहती थी। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई और नाइटी पहने कियारा ने दरवाज़ा खोला। हेलो, क्या सो गई थी? जी नहीं, सोने की तैयारी कर रही थी। कियारा ने उसे अंदर ले जाकर छोटे से ड्राइंग रूम में बैठाया और खुद सामने बैठ गई। सुनील ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ऐसे इंसान से झूठ की उम्मीद नहीं करता जो मेरी मदद का तालिब हो। लड़की हड़बड़ाई। झूठ? कौन? किसने झूठ बोला? तुमने। मैंने क्या झूठ बोला? अच्छा, तुम्हें पता नहीं, यानी मुझसे ही कहलवाओगी? तो सुनो, तुमने मुझसे ये झूठ बोला कि होटल में तुम आदित्य खन्ना के कमरे में दाखिल नहीं हुई थी। लेकिन मैं सच कहती हूँ, कॉलबेल के जवाब में उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। तुम्हें कॉलबेल के जवाब की ज़रूरत भी नहीं थी। तुम्हें मालूम था कि कमरा लॉक्ड नहीं था। तुम अंदर दाखिल हुई थी और उसके रूबरू भी हुई थी। नहीं। हाँ, और ठगी से गंवाई अपनी रकम को लेकर तुम्हारी उससे तकरार भी हुई थी। तुमने उससे अपनी 19 लाख रुपए की रकम की वापसी की मांग की थी, जिसे लौटाने से उसने साफ इनकार कर दिया था। और फिर वो झगड़ा इतना वायलेंट हो गया कि तुमने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया। अरे लेकिन मेरे पास चाकू कहाँ से आएगा, ये तो तुम बताओ। या तो वो चाकू पहले से ही तुम्हारे पास था या तुम्हें वहाँ पड़ा मिल गया था और तुम्हारे उस चाकू के वार की वजह से ही उसकी मौत हुई। अब ये तुमने पहले से इरादा करके किया था या उस वक्त गुस्से में आकर, ये तुम जानो। देखिए प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। हाँ, तुमने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि भूरे बालों और कमर पर बर्थमार्क वाली उस लड़की के बारे में भी झूठ बोला, जिसको तुम कहती हो कि तुमने उस कमरे से निकलकर जाते देखा था। अगर तुम्हारी कहानी को फर्जी करार ना दिया जाए तो वो उसमें फिट नहीं बैठती, क्योंकि तब कातिल वो लड़की होती जो लाश को पीछे छोड़ के जा रही थी। तुम कहती हो जब उसने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था तब वो लड़की अंदर सोफा चेयर पर बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो उससे बात करते हुए उठकर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने आया था। यानी तुम्हारे वहाँ पहुँचने के वक्त भीतर अमन शांति का माहौल था। फिर चुटकियों में कत्ल की नौबत कैसे आ जाती? अगर कोई कातिल कत्ल करने वाला हो तो ऐसा करने से पहले क्या वो सोफा चेयर पर बैठकर रिलैक्स कर रहा होता है? और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई लड़की नहीं थी, वो तुम्हारी कल्पना की उपज थी, क्योंकि तुम चाहती थी कि कातिल उस काल्पनिक लड़की को समझा जाए। तुम अपना गुनाह उसके सर पर थोपना चाहती थी। लेकिन मैं सच कहती हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। तुम ही नहीं किया, और उस कत्ल ने ही तुम्हारे होशो हवास उड़ाए हुए, जो यूथ क्लब पहुंचने तक भी तुम्हारे काबू में नहीं आए थे। जब तुम मुझे यूथ क्लब में मिली थी तो तुम्हारे होश इसलिए नहीं उड़े हुए थे क्योंकि तुम भाग दौड़ और अफरा तफरी से परेशान थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कत्ल करके आई थी। और तुम्हारी ये बात भी झूठ है कि यूथ क्लब पहुंचने से पहले तुमने 20 मिनट पार्क में गुजारे थे। ऐसा तो तुमने टाइमिंग को सही करने के लिए कहा था, यानी कि उस टाइम के लिए जो टाइम तुम्हारा मकतूल के साथ तकरार में गुजरा था। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कत्ल नहीं किया है। तुम्हें कत्ल की खबर थी। तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है कि तुम्हें कत्ल की खबर थी। हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, मुझे कत्ल की खबर थी। और वो खबर कैसे थी? तुम कमरे के भीतर दाखिल हुई थी, है ना? जी हाँ। और फिर भी कहती हो कि झूठ नहीं बोला? वो मजबूरन बोला। एक्सप्लेन करो। असल में उसकी हालत बता रही थी कि जो हुआ था वो तभी होके हटा था। खून तब भी उसकी छाती में से बह रहा था और वो उस वक्त जिंदा था। क्या जिंदा था? जी हाँ, उसकी सांस फंस फंस कर चल रही थी, लेकिन चल रही थी। मैं उसके सामने उकड़ू होकर बैठी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बोल नहीं पाया। मैंने उसकी बाँह पकड़कर उसे थोड़ा झंझोड़ कर पूछा तो उसने बोलने की कोशिश की, और उस कोशिश में वो सिर्फ एक शब्द बोल पाया, मंगला। तुमने साफ साफ सुना था? साफ तो नहीं सुना,
क्योंकि वो साफ बोल ही नहीं पा रहा था। साफ बोलने लायक उसकी हालत ही नहीं थी। लेकिन उस हाल में जो एक लफ्ज़ उसने बोला और जो मेरी समझ में आया वो मंगला था। पहले मुझे लगा कि वो बंगला कह रहा था, लेकिन फिर मेरे दिल ने यही गवाही दी कि वो किसी का नाम ले रहा था और इसीलिए वो मंगला ही कह रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से कातिल मंगला नाम की कोई लड़की थी। कौन है ये मंगला? अब मुझे कैसे पता होगा मंगला कौन है? हो सकता है तुम्हारी ही तरह उसकी ठगी का शिकार हुई कोई दूसरी लड़की हो। जी हाँ, हो तो सकता है। एक मिनट, कहीं उसने जंगला तो नहीं कहा था? लड़की हड़बड़ाई। बेडरूम के आगे एक बालकनी थी जिसकी रेलिंग लोहे की ग्रिल की थी। ऐसी रेलिंग को जंगला भी कहते हैं। तो कहीं उसने जंगला तो नहीं कहा था जो उसने ये बताने के लिए बोला हो कि कातिल उधर से फरार हुआ है? अब आप तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं मिस्टर सुनील। देखो कियारा, बालकनी के बाएं तरफ फायर एस्केप की सीढ़ियां थी जिनकी वजह से कातिल का उधर से फरार होना मुमकिन तो था। फ्रंट का रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए निकासी के लिए उसे वो ऑल्टरनेट रास्ता सूझा होगा जो उसने ले लिया। अब तो मैं और भी कंफ्यूज हो गई हूँ मिस्टर सुनील, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मुझे तो मंगला ही सुनाई दिया था। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इस बात का मतलब समझती हो तुम? क्या नहीं समझती तो अब समझ लो। इसका मतलब ये है कि वो वारदात तुम्हारे वहां पहुंचने से बस जरा पहले ही होकर हटी थी और कातिल या कातिला अभी भी भीतर ही था। ओह माय गॉड! तुमने अचानक आकर कॉलबेल बजा दी और वो भीतर फंस गया। दरवाज़ा अनलॉक्ड था, इस वजह से किसी भी पल तुम अंदर दाखिल हो सकती थी। और अपनी इस कोशिश में जब तुमने दरवाज़ा खोला तो वो जाकर पिछले कमरे में यानी बेडरूम में छुप गया होगा। चलो, वो तुम्हारी आंखों के सामने मर गया, फिर तुमने क्या किया? मैंने बहुत शिद्दत से ये महसूस किया कि अगर किसी तरीके से उस घड़ी मेरी वहाँ हाजिरी लग जाती तो यकीनी तौर पर मुझे ही कातिल समझा जाता। इसी वजह से मैंने उस बर्थ मार्क वाली लड़की की कहानी गढ़ी। किसके लिए गढ़ी? मेरे लिए, ऐसे शख्स के लिए जो तुम्हारी मदद कर रहा है। माफ़ कीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसी लड़की जिसके भूरे बाल और सैंडल्स ही दिख रहे थे तुमने अंदर सोफे पर बैठी नहीं देखी थी? जी नहीं। और उस बारे में भी तुमने जो कहा था वो खाली एक मनगढ़ंत कहानी थी? जी हाँ। अच्छा, तुम क्या फौरन वहाँ से निकल गई थी? जी हाँ, आई स्वेयर फौरन निकल गई थी। किसी चीज़ को छुआ था तुमने, खास तौर से छाती में धंसे चाकू की मूठ को? ओह गॉड नो, मुझे तो इस बात का ख्याल तक नहीं आया था। हालात बताते थे कि सेंटर टेबल पर पड़ा एक फूलदान वहां से उलटकर नीचे कारपेट पर जा गिरा था। उसे उठाकर वापस टेबल पर तुमने रखा था? नहीं तो। वापसी में सच में जाकर नजदीक के पार्क में बैठी थी? जी हाँ, सच में बैठी थी। उस वारदात ने मेरे होश उड़ा रखे थे। होटल से निकलकर मैं सच में काफी देर पार्क में बैठी रही और तभी वहां से हिली जब मेरे होश हवास थोड़े ठिकाने आए थे। कमरे के भीतर कुल कितनी देर रुकी थी तुम? मुश्किल से 1 मिनट, लेकिन मैं थोड़ा सख्ते में आ गई थी और एकदम जड़ सी हो गई थी, इसलिए शायद 2 मिनट भी हो सकते हैं। किसी चीज़ को छेड़ा था? ये तो तुमने अभी पहले भी पूछा था ना, और मैंने कहा था कि नहीं छेड़ा। मेरा पहला सवाल स्पेसिफिक था, चाकू की बाबत, फूलदान की बाबत था। अब मैं जनरल में पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। मेरी हालत ही नहीं थी किसी चीज़ की तरफ ऐसे ध्यान देने की। मेरे तो होश उड़े हुए थे। मैं फौरन वहाँ से निकल भागी थी। गलियारे में किसी को देखा था तुमने? और अब फिर से झूठ मत बोलना प्लीज़। नहीं देखा था। लॉबी में किसी ने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया था? जी नहीं, उस वक्त वहाँ काफ़ी हलचल थी, किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे से झूठ क्यों बोला? कहा ना, मैं शर्मिंदा हूँ। वो मेरी नादानी थी, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी गलती सुधार रही हो या अभी भी कोई पैंतरेबाजी चल रही है? लड़की ने आहत भाव से सुनील की तरफ देखा। ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना क्रेडिट तुमने खुद खराब किया है। अच्छा ये बताओ, उस फर्जी लड़की के बयान में, यानी वो बर्थ मार्क वाली लड़की के बयान में तुम्हारा उसकी हाई हील पर बड़ा जोर था, उसकी क्या वजह थी? कोई खास वजह नहीं थी। एक तो आजकल एक्स्ट्रा हाई हील का बहुत फैशन है, दूसरे उसकी वजह से मेरा कद काठी का उसका अंदाज़ा गड़बड़ा भी जाता तो चल जाता। आजकल 5-5 इंच तक हाई हील चलती है, उसके होते कद का एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं हो सकता था। ओह, यानी लड़की का हुलिया गोल मोल सा बयान करना चाहती थी तो, क्योंकि लड़की फर्जी थी तो हुलिया भी फर्जी ही होता। जी हाँ। अच्छा, बेडरूम में गई थी तुम? जी नहीं, मैंने तो बाहरी कमरे के भी मिडल से आगे कदम नहीं रखा था। अगर जाती तो पता है क्या होता? तुम भी वहीं मरी पड़ी होती। लड़की के शरीर ने जोरदार झुरझुरी ली। गवाहों को कौन जिंदा छोड़ता है? तो क्या वो कातिल वाकई बेडरूम में था उस वक्त जब वारदात तभी तभी होके हटी थी? तो और कहाँ होता? और मैं बेडरूम में जाती तो वो मेरा भी खून कर देता। अरे बोला ना, गवाह कौन छोड़ता है? लेकिन तुमने कहा था कि वो बालकनी का जंगला लांघकर फायर एस्केप के रास्ते भागा होगा, तो फिर उसका बेडरूम में क्या काम?
पिछली पूरी दीवार भारी पर्दे से ढकी हुई थी। पर्दा सरकाए बिना नहीं जाना जा सकता था कि पीछे खिड़की और दरवाजे थे और आगे बालकनी थी। मुमकिन है पर्दा सरका के बाहर झांकने का ख्याल उसे एकदम से ना आया हो। ओह, लेकिन वो कौन हो सकता है? अरे मुझे क्या पता कौन हो सकता है। और ऊपर से मंगला का जिक्र करके तुमने ये नई घुंडी और डाल दी है कि कोई औरत भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। हाँ तो उसने बोला था ना मंगला। साथ ही ये भी तो कहती हो कि साफ साफ नहीं बोला था। और वैसे भी चाकू की मूठ उसकी छाती में अंदर तक धंसी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि इतना फोर्सफुल वार कोई औरत कर सकती थी। तो फिर मरने से पहले उसने मंगला क्यों कहा होगा? मुझे तो ये लगता है कियारा कि उसने कुछ और कहा जिसे तुमने मंगला समझ लिया। पता नहीं, मुझे तो मंगला ही सुनाई दिया था। और ये बात भी आपकी खामख्याली ही है कि कोई औरत चाकू का जोरदार वार नहीं कर सकती। कियारा, कातिल को औरत साबित करने में तुम्हारी कोई खास दिलचस्पी है? अरे नहीं भाई, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो आप? अच्छा ये बताओ, बेडरूम में एक बहुत कीमती हाई हील की सैंडल्स का डब्बा मौजूद था, लेकिन डब्बे में सैंडल्स नहीं थी। तुमने वो सैंडल बाहर ड्राइंग रूम में कहीं देखी थी? नहीं तो क्यों? ताकि उन सैंडल्स को तुम अपनी फर्जी कहानी में सजा पाती। जी नहीं, मुझे ना ऐसी सैंडल्स की कोई खबर है और ना ही डिब्बे की। मैं बेडरूम में गई ही नहीं कि डिब्बा देख पाती। वो खाली डिब्बा मुझे वाकई हैरान कर रहा है। एक मर्द के पास कीमती जनाना सैंडल्स का क्या काम, सिवाय इसके कि वो किसी मैडम जी के लिए कीमती तोहफा था। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैडम जी ने तोहफा कबूल किया लेकिन सिर्फ सैंडल्स ही कब्जाई, डब्बा पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या पता सैंडलें उसने हाथ के हाथ पहन ली हों। बिल्कुल ठीक, हो सकता है ऐसा। लेकिन फिर जो उतारी वो कहाँ गई? उनको उसने अपने हैंडबैग में रख लिया, जबकि रखने के लिए डिब्बा अवेलेबल था। कियारा का सिर खुद ब खुद इनकार में हिला। देखो कियारा, वो होटल का कमरा था। होटल के कमरे में सैंडल्स के खाली डिब्बे की कोई तुक नहीं बनती। घर में तो लोग बाग डिब्बा अगर बढ़िया हो, मजबूत हो, तो स्टोरेज के इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। लेकिन होटल के कमरे में खाली डिब्बे का क्या काम? उस डिब्बे पर 32,000 रुपए कीमत लिखी हुई थी और कोई मर्द इतनी कीमती जनाना आइटम गिफ्ट देने के लिए ही खरीद सकता है। और पैकिंग के बिना गिफ्ट का क्या ही मतलब है? चलो अच्छा छोड़ो, ये बताओ लिपस्टिक कौन सी लगाती हो? कोई नहीं, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। ये कहते हुए वो थोड़ा हड़बड़ा सी गई थी। लेकिन होठ तो चमक रहे हैं तुम्हारे। मैं लिप ग्लॉस लगाती हूँ। आई सी, लिपस्टिक लगाती ही नहीं हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई फॉर्मल ओकेजन हो, शादी ब्याह हो, पार्टी हो, तब लगाती हूँ, आमतौर पर नहीं लगाती। लिपस्टिक रखती तो हो ना अपने पास? जी हाँ। कहाँ, हैंडबैग में? जी नहीं, हैंडबैग में तभी जब पार्टी वगैरह में जाना हो, वरना यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर। ड्रिंक करती हो? लड़की हिचकिचाई। ओह कम ऑन, रूटीन के तौर पर नहीं, कभी कभार एज सोशल ड्रिंकर। क्या पीती हो? वाइन या फिर वॉडका? विस्की नहीं? ओ नेवर। अपने हाथ आगे करो। जी क्या? अपने दोनों हाथ मेरे सामने फैलाओ। लड़की ने निर्देश का पालन किया। सुनील ने देखा कि उसके बाएं हाथ की बीच की उंगली में सोने की अंगूठी थी जो कि जड़ाऊ नहीं थी। दाएं हाथ की कलाई में सिर्फ एक लेडीज वॉच थी। उसने सिर उठाकर उसके गले और कानों पर नजर डाली तो पाया कानों में मामूली टॉप्स थे और गला खाली था। मुझे जेवरों का शौक नहीं है, लड़की ने जैसे उसके मन की बात भांप ली। कमाल है ये तो। अच्छा चलो गुले गुलजार, अब फाइनली ये बताओ कि जो अब कहा है वो सब सच कहा है कि झूठ कहा है? मैंने बिल्कुल सच कहा है। एज गॉड इज माई जज, आई स्पोक द ट्रूथ। इस वक्त गॉड तुम्हारा जज नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा जज। अरे कहा ना, सब कुछ सच कहा है। ओके, आई बिलीव यू। मैं चलता हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। लड़की भी उठ गई। लेकिन अब क्या होगा? अभी जो हुआ है पहले वो तो ठीक से समझ में आ जाए, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। और हाँ, एक आखिरी बात और। कत्ल के वक्त के आसपास पुलिस को होटल में तुम्हारे मौजूद होने के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। ओह नो, मैंने कहा हो सकती है। इसलिए तुम्हें नेक राय है कि पुलिस से झूठ बोलने से परहेज करना। खामखा उनसे झूठ बोलोगी तो अपना ही केस खराब कर लोगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे ही कातिल समझ लिया तो? ऐसा हो सकता है और इसके कारण तुम्हें छोटी मोटी परेशानियों से भी गुजरना पड़ सकता है। लेकिन आखिरी जीत हमेशा सच्चाई की होती। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। हाँ, मैं हूँ बेगुनाह, बाय गॉड हूँ। तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुनहगार साबित नहीं कर पाएगी, यकीन रखो। ओके, एंड माइंड इट, एक अक्ल का अंधा अभी भी तुम्हारी साइड में है, समझी? अक्ल का अंधा? वो कौन हुआ? मैं, सुनील भाई मुल्तानी। अगला भाग। सुनील 10 बजे ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। सीढ़ियां चढ़कर जब वो पहली मंजिल पर पहुंचकर रिसेप्शन के आगे से गुजरा तो पीछे से आवाज आई, हॉल्ट, इधर आओ। ये रिसेप्शन पर बैठी रेनू थी। क्या है? तुम्हें पता नहीं है अच्छे नागरिक लाल बत्ती पर रुकते हैं?
सुनील जोर से हंसा। लाल मिर्च कहती तो कोई बात भी थी। लड़की भी हंसी, फिर बोली, कल सुबह यहाँ तुम्हारे यार के साथ जो लड़की आई थी वो कौन थी? अरे रमाकांत की कोई वाकिफ थी, बस उसी के साथ आई थी और क्या। लो, मैं तो समझी तुम्हारा यार तुम्हारे लिए तोहफा लाया था। अच्छा, मेरा यार पिंप है? क्या पता हो, मर्द जात का क्या पता चलता है। अरे शर्म कर कमीनी। शर्म करूंगी तो बता दोगे असल में कौन थी? हाँ चलो ठीक है, की शर्म, अब बताओ। सुनील ने बताया। रेनू बोली, ओह, आजकल इस किस्म के हाई फाई क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। लड़कियां आम शिकार हो रही हैं फंदेबाजों की। हाँ, तू जरा संभल के रहना, सुनील ने कहा। अरे मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे पास कोई बाप दादाओं का कमाया बड़ा रोकड़ा नहीं है। मेरे पीछे कौन पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो भून के खा जाऊंगी उसे। हाँ, वो तो मुझे पूरा यकीन है कि तू ऐसा कर सकती है। और भी कई काम हैं जो मैं बहुत अच्छे करती हूँ। ये कहकर वो धीरे से हंसी। तेरी एक खास हंसी ही बता रही है कि तेरे जहन में कोई वाहियात बात है, तो सोचो ना उस बात के बारे में, लड़की ने बड़ी ही अदा से कहा। फुर्सत में सोचूंगा। अभी ये बता, तुझे उस लड़की से हमदर्दी है? हाँ है। तो फिर एक काम कर। सुनील ने उसका स्क्रैच पैड करीब घसीट कर उस पर एक नाम और नंबर लिखा और पैड वापस उसके सामने सरका दिया। उस पर लिखा था, तोरल मेहता, 9815428653। चल इसका कोई अता पता निकाल। अता पता क्या? अरे नाम है, नंबर है, तो कोई एड्रेस भी तो होगा। ओह, ये तो एयरटेल का नंबर है, और ऐसे नंबर पोस्टपेड कनेक्शंस के होते हैं, रेनू ने कहा। वेरी गुड, वेल बिगन इज हाफ डन। आगे का काम भी कर अब। फिर सुनील वहां से हटकर अपने केबिन में पहुंच गया। उसकी मेज पर उस रोज का ब्लास्ट पड़ा था। कत्ल की खबर पहले पन्ने पर छपी थी, लेकिन सुनील ने मकतूल की लाश की तस्वीर छपवाने से परहेज किया था, क्योंकि वो सिलसिले की शुरुआत में ही प्रभुदयाल से पंगा नहीं लेना चाहता था। 2 मिनट बाद ही रेनू अंदर आई। उसने स्क्रैच पैड का वही कागज सुनील के सामने रख दिया। अब उसके नीचे ये भी लिखा था, हाउस नंबर 22, फर्स्ट फ्लोर फ्रंट, सनातन रोड। अरे इतनी जल्दी पता भी कर लिया? सुनील ने हैरानी से कहा। यस सर, कर लिया। कैसे? तुम्हारे वाली उड़ती चिड़िया को अप्रोच किया। अरे रेनू यार, बता ना प्लीज। देखो, मैंने उस नंबर पे कॉल लगाई और बड़े ही रौब से कहा, हम एयरटेल से बोल रहे हैं, आपका पिछला बिल जमा नहीं हुआ है। तो उसने फटाफट कहा कि उसने तो चेक कलेक्शन बॉक्स में डाला था। मैंने चेक की डिटेल्स पूछी, उसने बता दी। फिर मैंने पूछा उसके पास पिछला बिल था क्या? उसने कहा था। मैंने उसको रिलेशनशिप और बिल नंबर दोहराने को बोला। फिर बाएं तरफ की बॉक्स की एंट्री पढ़ के सुनाने को बोला, और तुम तो जानते ही हो कि उस बॉक्स में नाम और पता होता है। वो उसने दोहरा दिया और मैंने नोट कर लिया। मिशन अकम्प्लिश्ड। अरे वाह रेनू, तूने तो कमाल कर दिया। और साथ ही मैंने उसको ये भी बोल दिया कि अगर कंपनी से दोबारा फ़ोन ना आए तो वो समझ ले कि चेक को ट्रेस कर लिया गया है और अमाउंट क्रेडिट हो गया है। कमाल कर दिया तूने तो भाई। तो अब मेरा ड्रिंक और डिनर पक्का? अरे गुले गुलजार, वो तो तेरे कुछ किए बिना भी समझ पक्का है, लेकिन अब जब इतना किया है तो इसी काम को थोड़ा और भी आगे सरका। सुनील ने उसे मकतूल के मोबाइल के फेवरेट्स कॉलम से नोट किए कियारा को छोड़कर बाकी के 3 नाम और मोबाइल नंबर लिखकर दे दिए। वैसे ही जुगत इनके पते निकालने की भी लगा। ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर डबल ड्रिंक और डिनर पक्का? ड्रिंक भी लेगी? और क्या? अच्छा ठीक है, पक्का। कब? शनिवार की शाम को, और फिर अगले शनिवार की शाम। ठीक है, बढ़िया। और वो चली गई। 11 बजे जौहरी का फ़ोन आया। मैं होटल स्टारलाइट से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आज भी मौका वारदात का चक्कर लगाऊं। क्या पोजीशन है वहाँ? इस वक्त पुलिस तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन रूम नंबर 506 को पुलिस सील करके गई है। अरे तो वो तो रूटीन है, बस इतनी सी बात के लिए फ़ोन किया? नहीं, असल में बात ये है कि कल रिसेप्शन के स्टाफ ने गलत बयानी की थी कि 5वीं मंजिल का सिर्फ एक कमरा 506 ऑक्यूपाइड था। असल में उसके बगल का कमरा 505 भी ऑक्यूपाइड है। ओह, ये कैसे पता चला? जब मैं 5वीं मंजिल पर गया था तो मैंने 505 के दरवाजे पर ब्रेकफास्ट की खाली ट्रे पड़ी देखी थी। इसका सीधा सा मतलब है कि अंदर कोई था जिसे रूम में ब्रेकफास्ट सर्व किया गया था, और उसने ब्रेकफास्ट के बाद खाली ट्रे बाहर रख दी थी। ये पता चला कौन है उसमें? मैंने फ्लोर वेटर को ही पटाकर उससे मालूम किया था। वो रूम होटल के एक असिस्टेंट मैनेजर के कब्जे में है। वेटर के बताए अनुसार उसका नाम तुषार अबरोल है, और वो कमरा मंथली बेसिस पर उसके कब्जे में है, यानी वो उस कमरे का किराया भरता है। हाँ, 25%। क्या मतलब? नए मैनेजमेंट के अंडर वो होटल अभी ठीक से चल नहीं रहा है। टेक ओवर के बाद से ही मुश्किल से 40% ऑक्यूपेंसी हो पाती है। तो इसीलिए होटल ने यह नियम बना रखा है कि अगर होटल का कोई अधिकारी चाहे तो वो डिस्काउंटेड रेट पर होटल में कमरा हासिल कर सकता है। कितने डिस्काउंट पर? सुनील ने पूछा। 75% पर। बड़ा जनरस मैनेजमेंट है अपने स्टाफ के लिए यहाँ का। और ये भी सुनने में आया है
कि वो आदमी 2 महीने से उस रूम में रह रहा है। ओह, जब वो इतने अरसे से उस फ्लोर पे रह रहा था तो तुम्हें ये क्यों बोला गया कि सिर्फ 506 ऑक्यूपाइड था? नहीं, ये नहीं बोला गया था। मुझे ये बोला गया था कि उस फ्लोर के 12 कमरों में से सिर्फ एक 506 गेस्ट के हवाले था। तो दोनों बातों में फ़र्क क्या है? सुनील ने पूछा। अरे फ़र्क है ना, जिस रिसेप्शनिस्ट से कल मैंने ये जानकारी निकलवाई थी, आज मैं उससे फिर मिला था। वो कहता है कि उसने असिस्टेंट मैनेजर तुषार अब्रोल के हवाले कमरे को काउंट नहीं किया था, क्योंकि वो गेस्ट के हवाले नहीं था, होटल स्टाफ के हवाले था। नॉनसेंस। बट खैर छोड़ो, ये बताओ तुषार अब्रोल से मिले तुम? अब मिलने वाली तो कोई बात थी नहीं। हाँ, लॉबी में उसकी शक्ल ज़रूर देखी। शक्ल में क्या देखा? 41 साल का था, क्लीन शेव्ड और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को सूट करती अच्छी पर्सनैलिटी थी। जब से नए मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है, तभी से वो यहाँ का मुलाजिम है। और हाँ, एक बात और पता चली है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आपके किसी काम की होगी या नहीं। मकतूल ने वारदात से 4 दिन पहले जब होटल में चेक इन किया था तो उसे चौथी मंजिल का एक कमरा मिला था, लेकिन अगले ही दिन उसका कमरा चेंज कर दिया गया था और उसे एक मंजिल ऊपर 506 में पहुंचा दिया गया था। ओह, इस चेंज की वजह क्या थी? वो तो नहीं मालूम। हो सकता है ऑक्यूपेंट को रूम से कोई शिकायत हुई हो। हाँ, हो तो सकता है। अब ये बताइए, मेरे लिए आगे क्या हुक्म है? वापस चले जाओ, अब तुम्हारे लिए वहाँ कुछ नहीं रखा। कुछ होगा तो मैं खुद देख लूँगा। ठीक है। और लाइन कट गई। तभी रेनू अंदर आई और खेदपूर्ण स्वर में बोली, सॉरी सर, कुछ पता नहीं चला। तीनों प्रीपेड नंबर निकले, इसलिए मेरी वो पुड़िया उनके ऊपर नहीं चली। कोई बात नहीं, नेवर माइंड ब्राइट आइज, हम कोई और जुगत लगाएंगे, सुनील ने आराम से कहा। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। नॉवल के अगले भाग की शुरुआत होगी वहाँ से जब सुनील तोरल मेहता से उसके घर पर मिलने जाता है। तो देखते हैं वहाँ उसे क्या क्या नई सनसनीखेज बातें पता चलने वाली हैं। तो जल्दी ही नॉवल के अगले भाग के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।